सो वीकली करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो थर्ड वीक ऑफ जून था उसकी। तो इसमें हम 15 जून से लेके 20 जून तक की बात करेंगे, जो 20 जून तक यहाँ पे न्यूज़ में थे। तो पहले जो टॉपिक है जो न्यूज़ में था, इट इज़ स्टूडेंट मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया। इसके ऊपर आर्टिकल आया था यार। जो NTF है उसकी फाइंडिंग्स की बात करें, है ना, जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया था उसकी फाइंडिंग की बात करें, जो सिस्टमिक फेलियर्स हैं, लाइक जो स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स हैं, जो रेगुलेटरी एंड लीगल वैक्यूम है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ की वजह से यहाँ पे जो है मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है। स्टूडेंट्स का कैंपस एलिनेशन की बात करें, सोशल मिसमैच है यार फैकल्टी में, कास्ट प्रोफाइलिंग एंड स्लस जो है उसकी वजह से यहाँ पे मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है। एक्सक्लूजनरी वाइब चेक, इसकी वजह से यहाँ पे मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है। सर ये फाइंडिंग्स बताया जो नेशनल टास्क फोर्स है उसकी वजह से, उसकी तरफ से। तो एकेडमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करें जिसमें ब्रूटल, मतलब जो है जो 36 to 48 आवर शिफ्ट जो हमको देखने को मिलता है कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स करते हैं, तो उनका जो मेंटल हेल्थ है उसकी वजह से ख़राब होता है। जो स्कॉलरशिप पे आउट्स है वो डिलेड हो जाता है, पब्लिक शेमिंग ऑफ स्टूडेंट्स यार। तो ये सारे एकेडमिक एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो कि स्ट्रेस को डेवलप करते हैं, मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं। ऑल्सो जो काउंसलिंग सपोर्ट की कमी है ना, लाइक अनट्रेंड फैकल्टी एज अ काउंसलर यार। 70% कॉलेजेस में तो प्रोफेशनल्स नहीं है, काउंसलिंग प्रोफेशनल्स। तो ये मेन जो कारण है उसकी बात की। तो डाटा एंड स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो सुसाइड ट्रेंड है स्टूडेंट्स के अमंग, जो मेंटल हेल्थ ख़राब होने का वो बढ़ा है यार। देखो 13,000 डेथ्स जो है सुसाइड से हुए हैं स्टूडेंट्स के 2022 में ही। तो जो डिकेड लॉन्ग डबलिंग केसेस देख रहे हैं, सुसाइड का केसेस धीरे धीरे डबल होते जा रहा है यार, है ना। ये सुसाइडल कंटिन्यूम रेशियो की बात करें, सपोज एक सुसाइड करते थे तो हमारे पास, है ना, ऐसे 20 लोग हैं इनके पास सुसाइड थॉट आता है, और इसमें से 4 लोग होते हैं जो कि अटेम्प्ट करते हैं यार हर एक सुसाइड पे ऐसे जो है उसकी बात करें। तो ये सुसाइडल कंटिन्यूटी रेशियो है। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की बात करें तो एनरोलमेंट फंडिंग गैप 1.3% GDP का हम कंट्रीब्यूट करते हैं एजुकेशन स्पेंडिंग है, जिसको 4.6% तक कंट्रीब्यूट करने की बात की थी, आगे आया था न्यूज़ में, है ना। बाकी देश में तो देखो मालदीव में तो 6.7% कंट्रीब्यूट किया था, छोटे छोटे स्टेट्स में तक कंट्रीब्यूट किया जा रहा है ना। लो इंस्टीट्यूशनल सर्वे रिपोर्ट्स की बात करें और रेस्पॉन्स जो है इंस्टीट्यूशनल सर्वे का रेस्पॉन्स वो कम है। सो ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, सोसाइटल ट्रेंड्स हैं जो कि यहाँ पे बात की गई इस आर्टिकल में। बाकी जो नेशनल टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया कि क्या करना चाहिए जो मेंटल हेल्थ है उसको सुधारने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना होगा, 3 मंथ फैकल्टी हायरिंग डेडलाइन रखनी पड़ेगी, है ना। मैंडेटरी इंसिडेंट ट्रैकिंग करना होगा। ऑल्सो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कलेक्शन है उसको ग्रैनुलर फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट करना होगा। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज बनाने होंगे जो कि 24/7 प्रोफेशनल मेडिकल असेसमेंट प्रोवाइड करें। इंडिपेंडेंट काउंसलिंग सेंटर्स बनाने होंगे। स्ट्रिक्ट स्टूडेंट कॉन्फिडेंशियलिटी पे ध्यान देना होगा। सो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है जिससे जो मेंटल हेल्थ है स्टूडेंट का यहाँ पे हम उसको सुधार पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो सी फेरर्स हैं वो पर्शियन गल्फ क्राइसिस में न्यूज़ में थे, बिकॉज यहाँ पे जो US ने यहाँ पे जो मिसाइल स्ट्राइक किया था मर्चेंट वेसल्स के ऊपर, जिसमें से जो मार्विक्स, सेटल बेलो एंड जलवीर जो ये 3 शिप थे वो अफेक्ट हुए थे, जिससे कैजुअलिटीज़ हुआ 3 इंडियन सी फेरर्स का था, जो सी फेरर्स जो नाव चालक हैं उनके। तो एलिगेशन था कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ईरानियन ऑयल बोल के इन्होंने अटैक किया था, बट इन्होंने बोला नहीं भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। जो फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस है FOCs की बात करें तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है इन डिफरेंट नेशनलिटी किया जाता है, बेनिफिट्स मिलते हैं। मेजर कंट्रीज जो ये करते हैं लाइक पनामा, लाइब्रिया एंड मार्शल आइलैंड्स, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से जो है लोअर टैक्सेस एंड ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। इसलिए फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पे न्यूज़ में था, बिकॉज ये जो सी फेरर्स जो किल्ड हुए यहाँ पे ये फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस के अंदर रजिस्टर्ड थे। अकाउंटेबिलिटी एंड ओवर जो राइट्स हैं उसका कंसर्न देखने को मिलता है फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस में। बाकी जो इंडिया का जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव है रिगार्डिंग दिस सी फेरर्स, तो जो ऑपरेशन संकल्प था जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ मर्चेंट वेसल्स के लिए यहाँ पे जो इस रीजन में चलाया गया था, एंड इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स बनाया गया इन द इंडियन ओशन रीजन जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बनाया गया था। सागर जो है इट इज़ विजन फॉर रीजनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इस रीजन में जो हॉर्मूज वाला जो रीजन है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज एंड द पर्शियन गल्फ वाला जो रीजन है। बाकी जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है इसमें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो IMO का जो शिपिंग सेफ्टी जो फ्रेमवर्क्स हैं वो सब हैं। UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ द सीज की बात करें तो यहाँ पे नेविगेशन मैरीटाइम राइट्स फ्रेमवर्क दिया गया है।
जो कि कंसर्न्स हैं यार यहाँ पे कि जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन मैरीटाइम जोन्स हैं वहाँ पे वल्नरेबिलिटी है सी फेरर्स के जो नाविक हैं उनकी, है ना, कैपेसिटी जो है वो कम है फॉर सेफ्टी एंड लेबर मॉनिटरिंग, तो वो एक कंसर्न है जिसको हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है यार। नेक्स्ट बात करते हैं जो भारत इनोवेट 2026 ये न्यूज़ में था यार, तो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है भारत इनोवेट, जहाँ पे स्टार्टअप कंपेनियम बनाने की बात की 120 स्टार्टअप्स के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट शोकेस किया गया, कोहर्ट बेसलाइन बनाया गया फॉर पेटेंट्स एंड फाइंडिंग्स। ये जो इंडिया का इनोवेशन स्टार्टअप है उसको देखते हुए यहाँ पे मतलब इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको देखते हुए भारत इनोवेट 2026 यहाँ पे लाया गया। ये जो डीप टेक हब्स हैं उनके ऊपर ट्रांजिशन करने में हेल्प करता है। थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम है यार। यूनिवर्सिटी बॉर्न इनोवेशन है। हाई इन रिसर्च ड्रिवन कंपनीज को बढ़ावा देता है। इनिशिएटिव की जरूरत क्यों, बिकॉज जो नेशनल एजुकेशन पाइपलाइन 2020 का उसके विजन को फुलफिल करेगा, एकेडमिक रिसर्च को कमर्शलाइज करने में हेल्प करेगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कैपिटल को हमको एक्सेस करने में हेल्प करेगा। तो जो मॉडल स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्रिज करेगा यार, बायलैटरल टाइज को एक तरह से बढ़ावा देगा, ये इसका सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ को रियलाइज़ करने में हेल्प करेगा। बाकी जो चैलेंजेस हैं इन भारत इनोवेट जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वहाँ पे जो कैपिटल एंड कमर्शियल गैप्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। वीक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देखने को मिलता है ना। एंड रेगुलेटरी एंड प्रोक्यूरमेंट बॉटलनेक्स है। गवर्नेंस एंड कोऑर्डिनेशन का इशू है यार। टैलेंट रिटेंशन जो कि ब्रेन ड्रेन, इंडिया से लोग चले जा रहे हैं दूसरे देश में, ये लाइक यूएस में काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। अर्लियर इनिशिएटिव्स की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में आया गया था। अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग के अंदर, है ना, NIDHI जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया। तो करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार, एक फाउंडर फ्रेंडली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम बनाना होगा, सोवरिन मैचिंग फंड्स बनाने होंगे, है ना। ANRF जो है अनुसूदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना होगा अच्छे से। कमर्शलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अर्ली मार्केट एक्सेस प्रोक्यूरमेंट की ज़रूरत है। वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। इंडस्ट्री एकेडमिया को जैसे मोबिलाइज करना होगा। सो ये हमने बात की अबाउट भारत इनोवेट 2026 की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द कलकत्ता हाई कोर्ट एंड पब्लिक पैरेडिंग ऑफ एक्यूज। तो जो कि हाईलाइट है जजमेंट का, इसने जो पब्लिक शेमिंग है उसको रिव्यू किया, है ना, कि वीडियो सर्कुलेशन नहीं करना चाहिए यार किसी को, एक गुनहगारी को यहाँ पे जो हाथ में हथकड़ी बांध के जो परेड किया जाता है पब्लिक के सामने, सपोज कोर्ट है, कोर्ट पे पहुंचाने से पहले पुलिस जो यहाँ पे लेके जाती है, तो ये इस चीज़ को कंडेम किया कि वीडियो सर्कुलेशन इसका नहीं होना चाहिए। फॉर्मल रिपोर्ट डिमांड किया पुलिस से, आपने ऐसा क्यों किया बोल के। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रूल्स हैं, ये क्या बोलता है कि नो कोडिफाइड लॉ है फॉर पब्लिक परेडिंग, यहाँ पे कोई लॉ नहीं है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसके सेक्शन 43 क्लॉज 3 के अंदर हैंडकफ को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। रूटीन हैंडकफिंग इलीगल बोला गया, हाथ में हथकड़ी डालना रूटीनली इलीगल है। पुलिस मैनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पे दिया गया है, पुलिस का मैनुअल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस के लिए। बाकी जो पास डिसीजन है हैंडकफिंग के ऊपर या फिर जो पब्लिक परेडिंग ऑफ एक्यूज्ड है, तो 1980 के अंदर यहाँ पे प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस देखिन केस में यहाँ पर आर्टिकल 14 एंड 21 को ये वायलेट करता है यार। 1995 में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस असम के अंदर हैंडकफ को बैन किया गया। 2026 के जनवरी में इस्लाम खान वर्सेस राजस्थान केस में डिजिटल स्ट्रीमिंग है यार, ये इसीलिए इसको मना किया गया। 2026 के अप्रैल में यहाँ पे जो संग्राम सिंह राजपूत वर्सेस MP केस है, इसमें इंटेंट टेस्ट देखना, इंटेंट टेस्ट की बात की कि क्या इंटेंट है यार जो हैंडकफिंग है उसका, कि दिखाना लोगों को कि यार ज़रूरी है। तो एथिकल इंसाइट की ज़रूरत है भाई हमको, यहाँ पे बोला गया, मतलब जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जब तक उसको गिल्टी नहीं प्रूव किया गया था तो वो इनोसेंस है यार, है ना। राइट टू प्राइवेसी होता है आर्टिकल 21 के अंदर, उसको परमानेंट मार्क ऑफ डिजिटल स्टिग्मा, उसको अगर गलत होता है ये, मतलब वो एक्यूज जो है वो अगर निर्दोष साबित होता है तो ये उसका डिजिटल स्टिग्मा हमेशा उसको गलत ही समझा जाएगा। तो स्टेट स्पॉन्सर डिफेमेशन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कलकत्ता ने यहाँ पे बोला कि देखो भाई ये गलत चीज़ है। एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो UN का जो नेल्सन मंडेला रूल्स है उसने इसको एक तरह से खराब बोला कि ख़राब चीज़ है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो आर्टिकल 3 है वो भी हैंडकफिंग को यहाँ पे जो पब्लिक परेडिंग ऑफ एक्यूज है उसको यहाँ पे नकारता है ना। US एंड UK ने क्लोज्ड व्हीकल स्टैंडर्ड, मतलब वहाँ पे उनको पब्लिक के तौर पे जो पुलिस से यहाँ पे कोर्ट तक ले जाएंगे तो क्लोज्ड व्हीकल में ले जाएंगे, ऐसा बोला गया। तो क्या करने की जरूरत है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, हमको जो भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता है उसको यहाँ पे एलिमेंट करने की जरूरत है, डायरेक्ट बैन लाने की ज़रूरत है यार, लोकल पुलिस मैनुअल्स को अपडेट करने की ज़रूरत है, जो मजिस्ट्रेट का जो ओवरसाइट है उसको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, इंटरनल डिसिप्लिन जो है मिसकंडक्ट के लिए उसको यहाँ पे रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे लागू करना पड़ेगा। बाकी ये जो जजमेंट दिया था वो वोकेशन बेंच ने दिया था कलकत्ता का, बिकॉज गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो जो वोकेशन बेंच है दे फंक्शन ड्यूरिंग कोर्ट हॉलीडेज यार, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड जज, यहाँ पे जो हियर अर्जेंट एंड फंडामेंटल राइट केसेस होते हैं उसको ये हियर करते हैं, एंड दे इंश्योर टाइमली एक्सेस टू जस्टिस। नेक्स्ट जो इंडिया फ्रांस का जो रिलेशन है G7 समिट 2026 में जो हो रहा है फ्रांस में, उसके रेफरेंस में बात करें तो 52nd G7 समिट हो रहा है यार, जो कि इवान एस बीन्स जो कि फ्रांस में है वहाँ पे हो रहा है, कि एजेंडा की ग्लोबल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाएगा, AI पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। जो आउटरीच पार्टनर्स हैं G7 के अलावा, G7 में कौन कौन आता है, UK, US, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये हो गया इधर, फिर जापान, ये 7 लोग हो गए। सो यहाँ पे जो आउटरीच पार्टनर्स हैं वो इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया है एंड केनिया है। सिग्निफिकेंस क्या, जो ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये लोग ज्वाइन किया। एंड की विजिट आउटकम्स की बात करें तो जो विजिट किया था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने, तो टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल आउटकम्स की बात करें, 4 पिलर्स पे यहाँ पे जो आउटकम्स आए हैं टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल आउटकम्स सेक्टर में क्या क्या आउटकम्स आए हैं, तो इनोवेशन रोड मैप 2030 आया, जॉइंट AI वर्किंग ग्रुप की बात की गई, UPI को एक्सपांड किया जाएगा यूरोप में, ये चर्चा में था, सेंटर फॉर डिजिटल साइंस ये बनाया जाएगा। डिफेंस सिक्योरिटी एंड स्पेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आई भाई, जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया गया है ना, जो इन्फॉर्मेशन है शेयरिंग किया जाएगा, सो क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग देखने को मिलेगा। ह्यूमन जो स्पेस फ्लाइट है गगनयान, वहाँ पे एक तरह से उसके लिए यहाँ पे बातचीत की गई, तो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग किया जाएगा, मदद की जाएगी, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च पे यहाँ पे बढ़ावा दी जाएगी, बात की गई। बाकी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हाई लेवल ट्रेड मैकेनिज्म लाया जाएगा, जो डबल ट्रेड है उसको, ट्रेड को डबल करेंगे 5 ईयर्स में, ये बोला गया। इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग्स यहाँ पे हमको देखने को मिले, हाई स्पीड ट्रेड मॉडर्नाइजेशन करेंगे, ये बोला गया ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। बाकी एजुकेशन सेक्टर में एरोनॉटिक्स स्किल सेंटर्स बनाया जाएगा, लाइक इंडिया के अंदर कानपुर में। स्टेशन F इंक्यूबेशन फॉर स्टार्टअप्स ये बनाया जाएगा, ICCR इंडिया चेयर, एंड AI हेल्थ डाटा हब बनाने की बात की गई। बाकी जो हॉराइजन 2047 रोड मैप है ये हमको देखने को मिला यार, जिसका पर्पस क्या था, डिप्लोमेटिक सेंटेनरी लाने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ये कोऑपरेशन को डिफेंस सेक्टर में एनहांस करने की बात करता है, न्यूक्लियर एनर्जी में जो जैतरपुर एंड SMR है वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बोला। इंडो पैसिफिक में रीजनल कोऑपरेशन किया जाएगा इस हॉराइजन 2047 रोड मैप के अंदर। बाकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है G7 पार्टनरशिप का इंडिया फ्रांस का, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन की बात की गई, सपोर्ट किया गया, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको, डिपेंडेंस ऑन चाइना को रिड्यूस करने की बात की गई। इन्फ्लुएंस जो था AI जो यूरोपियन AI स्टैंडर्ड्स है उस पर यहाँ पे देखने को मिला। क्लाइमेट लीडरशिप जो है लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके तौर पर हमको देखने को मिला। बाकी जो हिस्ट्री ऑफ रिलेशन इंडिया एंड फ्रांस का 17-18 सेंचुरी में कॉलोनियल प्रेजेंस देखने को मिला, 1947 में हमने एस्टेब्लाइज किया टाइज यार, 1988 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, 2016 में राफेल फाइटर डील जो हमने साइन किया, 2023 में 25th एनिवर्सरी एंड होराइजन 2047 का यहाँ पे लॉन्च हुआ। बाकी फ्रांस के बारे में बात करें तो हेक्सागोनल शेप का होता है यार, ये हेक्सागोनल शेप का है। बॉर्डर की बात करें राइन रिवर है, एल्प्स हैं एंड पाइनिस हैं। जो मैरीटाइम है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है दुनिया भर में। ओवरसीज टेरिटरीज की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो रियूनियन आइलैंड है जो कि इंडियन ओशियन में है वो किसका है, फ्रांस का। जो फ्रेंच गियाना है साउथ अमेरिका में वो है फ्रांस का, एंड न्यू कैलिडोनिया जो कि पैसिफिक ओशियन वो भी है क्या, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस। बाकी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया एंड फ्रांस के बारे में। कमर्शियल ट्रेड बहुत कम है यार, कैसे लो है, लाइन $16 बिलियन का ही है बस, कोई है ना। टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो हमको देखने को नहीं मिलते। डिफरेंट व्यूज़ है ऑन चाइना दोनों का, ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो है, तो करने की क्या ज़रूरत है, हमको ट्रेड को स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सेट करना होगा, लिंक करना होगा जो MSMEs हैं उनको सप्लाई चेन के साथ, ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क बनाना होगा लाइक UAE के साथ जो हमने बनाया इस प्रकार से। तो ये हमने बात की।
नेक्स्ट वो प्रीवियस वाले टॉपिक यहाँ पे न्यूज़ में था उसकी बात करें तो जो इंडियन स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिटी सीड बैंक वो न्यूज़ में था। इंडियन स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिटी सीड बैंक की बात करें तो ये 2026 फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पे देखने को मिला। इसको डेवलप किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिटी सीड बैंक है तो इसने स्टैंडर्डाइज किया ऑपरेशंस को, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड किया, कम्युनिटी लेड मॉडल को यहाँ पे बढ़ावा दिया एंड वॉलंटरी सर्टिफिकेशन की बात की गई इसके अंदर इंडियन स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिटी सीड बैंक्स के अंदर। बाकी जो सिग्निफिकेंस है ये कम्युनिटी सीड बैंक्स का वहाँ पे प्लांट वैरायटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है जीरो हंगर उसको देखते हुए ये कम्युनिटी सीड बैंक्स को यहाँ पे लाया गया, बना स्टैंडर्डाइज किया गया। नेक्स्ट जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जिसने यहाँ पे जो कम्युनिटी सीड बैंक को स्टैंडर्डाइज किया, ये क्या है कि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर एक काम करता है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 का उसके अंदर इसको एक स्टेटरी स्टेटस मिला है। की रोल की बात करें तो स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करता है, प्रोडक्ट को सर्टिफाई करता है, हॉल मार्किंग अथॉरिटी है यार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ध्यान रखता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। बाकी जो सर्टिफिकेशन मार्क है इन इंडिया की बात करें तो ISI मार्क जो होता है वो इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे होते हैं। BIS हॉल मार्क जो है वो ज्वेलरीज पे होता है। इको मार्क जो है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली थिंग्स पे होता है। एग मार्क जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है। APO मार्क जो है वो प्रोसेस्ड फूड्स पे होता है। फसाई लोगो जो है फूड सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे लोगो बनाया गया। दी सारी सर्टिफिकेशन थिंग्स जो BIS करता है। इंडियन ऑर्गेनिक मार्क जो होता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर होता है। तो टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2026 में आया उसके बारे में बात करें तो लीगल बेसिस जो है टेलीकम्युनिकेशन रूल्स का वो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन रूल्स लाए थे इसके अंदर की प्रोविजंस की बात करें तो यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई। एक ब्रॉड सर्विस कवरेज किया जाएगा ये बोला गया। डिजिटल ऑथराइजेशन की बात की गई, जो कंप्लायंस उसको सिंप्लीफाइड किया जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करेगा, पॉलिसी को हार्मोनाइज करेगा एंड डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देगा ये टेलीकम्युनिकेशन रूल्स जो है। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में था इट इज़ ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस, GCSJ ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेड इनिशिएटिव है, नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ये किस चीज़ पे फोकस करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे, सोशल प्रोटेक्शन पे, लेबर राइट्स पे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे। बाकी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये 1919 में फाउंड किया गया था। ट्राईपार्टिट गवर्नेंस पे ये बेस्ड है एंड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जो मोहनजोदारो का जो डांसिंग गर्ल है यार इसके ऊपर NCERT ने यहाँ पे चेंज किया, इसीलिए न्यूज़ में था। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मास्टर पीस है। 1926 में यहाँ पे अर्नेस्ट मैंकी ने इसको डिस्कवर किया था। करेंटली ये कहाँ पे है, इंडिया का जो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में वहाँ पे। की फीचर्स की बात करें तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज के कॉपर अलॉय है, मतलब ये ब्रॉन्ज से बना है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ये बना है यार, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से है ना। एक कॉन्फिडेंट पोस्चर में है वो डांसिंग गर्ल जो है एंड बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया है। लास्ट में जो लखपति दीदी इनिशिएटिव है ये न्यूज़ में था यार, ये वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए लाया गया। 3 करोड़ वुमेन को ये टारगेट करता है। ये अराउंड 1 लाख मिनिमम एक साल में कमा पाए, इस इनकम गोल के साथ इसको लॉन्च किया गया था। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात करें तो सी मार्ट्स बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाए गए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया, ई शेयर प्लेटफॉर्म्स बनाए गए इस लखपति दीदी इनिशिएटिव के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जो 16 जून 2026 में जो चीज़ें न्यूज़ में रही थी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ईज़ ऑफ लिविंग इन इंडिया ये था न्यूज़ में 2014 से 2026 तक एज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, उसी की तरह एज ऑफ लिविंग इन इंडिया कितना आसान है इंडिया में रहना, ये न्यूज़ में था यार। डेफिनेशन विजन है एज ऑफ लिविंग इन इंडिया की बात करें तो एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ कितना आसानी से मिल रहा है वो एज ऑफ लिविंग के अंदर आता है यार। एक डिग्निफाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर एक बेर मिनिमम के साथ आप जीते हो तो क्या आपको ज़रूरत पड़ता है वो यहाँ पे एज ऑफ लिविंग के अंदर आता है ना। शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयर टू एम्पावरमेंट की बात की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल विजन जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। 47 जो है वो ये बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोगों का बढ़ाए। बाकी जो डिटर्मिनेंट्स हैं एज ऑफ लिविंग के वो क्या हैं, बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं,
हेल्थ केयर एंड क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी कितना है, अफोर्डेबल हाउसिंग अर्बन प्लानिंग कैसा है, डिजिटल एक्सेस कितना कर सकते हैं, गवर्नेंस की एफिशिएंसी कैसी है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, सेफ्टी एंड सोशल इंक्लूजन, ये सब जो है वो डिटर्मिनेंट्स हैं एज ऑफ लिविंग के, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि एज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लाए गए। इट इज़ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, या लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करें जो कि अर्बन हाउसिंग की बात करता है ना। AMRUT अमृत की बात कर, सो अटल मिशन अमृत इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अर्बन सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाया गया। एंड जो यूनिवर्सल एक्सेस टू एसेंशियल्स है ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाया गया, लाइक जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि LPG कनेक्शन के लिए है, जल जीवन मिशन फॉर पाइप्ड वाटर यार ना, स्वभागा स्कीम फॉर यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यहाँ पे जन धन योजना लाए गए जो कि फ्री बैंक अकाउंट यहाँ पे खोला गया, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोला गया, मुद्रा योजना जो है लोन फॉर एम्पावरमेंट की बात करता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में डायरेक्टली पैसा जो है लोगों की बेनिफिशियरी को जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो नेशनल जो हाईवे एक्सपांसन है वो किया गया, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हमने देखा ये बनाया गया, उड़ान जो है वो रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए लाया गया। सिटीजन प्लेटफॉर्म रिफॉर्म्स की बात करें तो MyGov ऐप जो है सिटीजन पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है ना। और CG ग्राम CPG ग्राम जो है वो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए बनाया गया। वन विश्वास एक्ट की बात करें तो ये जो है प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइजिंग प्रोविजंस की बात करता है, तो ये सिटीजन प्लेटफॉर्म एंड रिफॉर्म्स के लिए लाया गया यार। बाकी चैलेंजेस जो है एज ऑफ लिविंग में वो ये है कि रीजनल इनक्वालिटीज़ हैं, सर्विस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, एफिशिएंसी की दिक्कतें हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इशू देखने को मिलता, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, डिजिटल डिवाइड हमको देखने को मिला, अर्बनाइजेशन का प्रेशर है यार, गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हमको देखने को मिले। बाकी जो वे फॉरवर्ड है एज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए करना क्या चाहिए, शिफ्ट फ्रॉम एक्सेस टू क्वालिटी, है ना। एक्सेस से बस क्वालिटी की तरफ हमको ध्यान हो, बस मिल जाने से नहीं भाई अच्छा मिलना चाहिए। लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है यार, ग्रीन इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना होगा, है ना। ह्यूमन जो है ह्यूमन कैपिटल फर्स्ट इस चीज़ को अप्रोच अपनाना होगा, डाटा ड्रिवन गवर्नेंस में फोकस करना होगा, जो रीजनल इनक्वालिटीज़ उनको ठीक करना पड़ेगा, डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस आर दी वे फॉरवर्ड यार, जिससे हमारे पास जो एज ऑफ लिविंग है इन इंडिया इसको हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट यहाँ पे जो हीट वेव्स एंड जो सरफेस ओजोन पॉल्यूशन है इन इंडिया की उसकी बात करें कि जो स्टडी की फाइंडिंग है 2004-2024 के बीच में हुआ कि जो है ना जो ये हीट वेव्स है उससे जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है मतलब जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो ज़्यादा बन रहा है ना। जनरली जो ओजोन का जो लेवल है ना ये कितना होता है यार, यहाँ पे 85 to 110 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ये हीट वेव के समय हो जाता है। ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात करें WHO गाइडेंस बोला कि 70 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए। बट जो हॉटस्पॉट है जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है दिल्ली के आसपास जो रीजन्स हैं वहाँ पे जो हीट वेव्स आते हैं उसके से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। जब ओजोन पेरोक्सिस्टाइल नाइट्रेट के साथ मिलता है तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है यार। तो सिग्निफिकेंट सीजनल मोर्टेलिटी सर्च देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस ओजोन फॉर्मेशन एंड हीट वेव। बाकी हीट वेव होता क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला, अगर 40 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर अगर यहाँ पे प्लेन्स में देखने को मिलता है तो उसको हम हीट वेव बोलेंगे। कोस्टल रीजन में 37 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा हिली रीजन्स में 30 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा, ये सबको हीट वेव का डेफिनेशन याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जो सरफेस ओजोन है जिसको हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं या फिर बैड ओजोन बोलते हैं उसकी बात करें तो एक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होता है यार, एंड इट इज़ फॉर्म बाय जो नाइट्रस ऑक्साइड है एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब सनलाइट की प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट ओजोन बनता है, इसीलिए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। दिस आर द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, इससे ये बन रहा है इसीलिए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसको बैड ओजोन बोलते हैं। जो गुड ओजोन होता है या फिर जो ओजोन लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर पे आता है वो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है यार अपने को, ठीक है। एंड ये जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। जो प्रिकर्सर हैं लाइक ये जो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया वो कहाँ से हमको देखने को मिलते हैं, वैक्यूलर एमिशन से, थर्मल पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से, बायोमास बर्निंग से, डीजल जनरेटर्स से, जो पेंट्स एंड सॉल्वेंट है उनसे, नेचुरल वेजिटेशन से भी रिलीज होते हैं। तो ये प्रिकर्सर जो है उसके ये सोर्स हैं।
बाकी जो ये ओजोन पॉल्यूशन है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ का, है ना। तो एक तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेशन हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ बढ़ते हैं, है ना। इंटरस्टिशियल लंग जो है वो डिसीजेज बढ़ रही हैं यार। जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ जो है वो उसके रिस्क बढ़ते हैं। प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी समय से पहले आपकी जान जा सकती है। तो ये सब हमको ओजोन पॉल्यूशन को ऐसे देखते हुए मिलते हैं यार। ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो इन्वायरमेंट में यार फोटोसिंथेसिस कम होते जा रहा है, क्रॉप डैमेज हो जाता है, लाइक वीट हो गया, राइस हो गया, है ना। एंड जो फॉग होता है वो हमको देखने को मिलता है, जो फॉरेस्ट है वो कम वीकेंड हो जाते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो एटमॉस्फेरिक वार्मिंग देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यार इकोनॉमी को क्या प्रभाव करता है, इकोनॉमिक में हेल्थ कॉस्ट होगा, लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है, लोग काम नहीं कर पाते तो इकोनॉमी में कमज़ोर हो सकता है। तो ये सब इम्पैक्ट हो गया ओजोन पॉल्यूशन का। तो जो हीट वेव लीकेज है, हीट वेव जिसके से ओजोन का फॉर्मेशन बढ़ रहा है वो क्यों है, बिकॉज जो हीट वेव है लिंकेज की बात करें तो हीट वेव से ओजोन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन ज़्यादा तेज हो जाते हैं, तो ओजोन जो है पेरोक्सिस्टाइल नाइट्रेट के साथ मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है यार सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये और क्या है भाई, ये जो हीट वेव्स हैं उससे स्टेगनेंट एयर मासेस देखने को मिलते हैं, इससे फोटोकेमिकल स्मॉग या फिर ओजोन जो है ज़्यादा बनता है। नेचुरल रिमूवल जो है ओजोन का, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन नेचुरली बनता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, बट वो नेचुरल रिमूवल जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है ड्यू टू हीट वेव्स। अल नीनो इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स यार। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, तो अपने को एक इस चीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा जो नोटिफाइड डिज़ास्टर है उसमें हीट वेव्स को यार। हीट वेव जो है हमारे पास जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड है उनसे इसके लिए जो दिक्कतें जो लोग जो तकलीफ फेस करें उनको यहाँ पे पैसा मिलना चाहिए, स्टेट फंड्स मिलना चाहिए। हीट एक्शन प्लान को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है यार, अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे लाना पड़ेगा ड्यूरिंग दी हीट वेव सीजन। नेक्स्ट हम बात करें जो ड्रोन रिवॉल्यूशन एंड जो मॉडर्न वारफेयर है वो न्यूज़ में थे यार यहाँ पे, बिकॉज ये ड्रोन स्वैम्स हमेशा यहाँ पे जब ईरान का वॉर हुआ तो न्यूज़ में थे। तो जो फंडामेंटल पहले तो समझें कि ड्रोन्स होते क्या हैं। तो देखो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं। ये की फंक्शन की बात करें तो ड्रोन्स क्या क्या काम कर सकते हैं, इंटेलिजेंस में, सर्विलेंस में, रिकॉन्सनेंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ISR शॉर्ट में बोले तो। बाकी टारगेट एक्विजिशन एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी ये कर सकते हैं, लॉजिस्टिक सामान भी ले आ सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं ड्रोन्स। बाकी जो कॉमन कैटेगरीज ऑफ ड्रोन्स होते हैं, एक तो सर्विलियंस एंड कॉम्बैट ड्रोन्स होते हैं, एक लॉइटरिंग म्यूनिशन जो कि क्या कहते हैं बारूद ले जाते हैं यार, जिसके कामिकाज़ा ड्रोन जो होते हैं, कामिकाज़ा ड्रोन जो कि एक तरह से सुसाइड बॉम्ब की तरफ होते हैं, बहुत सारा बारूद लेके आते हैं, टकरा जाते हैं, फट जाते हैं। एक होता है FPV ड्रोन्स, कार्गो ड्रोन्स होते हैं। बाकी जो ड्रोन स्वैम्स ऐसे जाल है भाई ड्रोन्स का, ये एक AI एंड स्वाम्प इंटेलिजेंस पे काम करता है, मैश नेटवर्क कम्युनिकेशन, सब एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, ऑटोनोमस ऑपरेशन होते हैं, आपस में एक साथ ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं यार। मल्टीपल इफेक्ट यहाँ पे ये फोर्स कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है जिसमें आप एक अटैक कर, जिसमें बहुत सारे ड्रोन फैलाए हैं, तो इसमें से आप एक को अटैक कर पाओगे, दूसरा आपको हमला कर देगा, ठीक है। तो इसमें एयर डिफेंस सिचुएशन के लिए बहुत सारे हम ड्रोन्स भेज देते हैं, सबको यहाँ पर अटैक नहीं कर पाते, तो मेन जो एयरप्लेन है वो यहाँ पे बाद में हमला कर देते हैं। तो एयर डिफेंस को सैचुरेट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन स्वैम्स का। इसके ऊपर 2026 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। सर्च एंड रेस्क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन जो काउंटर मेजर्स इसको लिए ले जाते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, आपस में एक दूसरे जो रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं उनको जैम कर दिया जाता है। GPS स्पूफिंग से यहाँ पे इसको काउंटर मेजर स्ट्रेटजी, डायरेक्ट एनर्जी वेपन लाइक लेजर वेपन के यहाँ पे इसको मार दिया जाता है। नए काइनेटिक इंटरसेप्टर्स भी होते हैं, तो सब जैसे काउंटर मेजर्स हैं ड्रोन स्वैम्स के। सो ड्रोन जो रेवोल्यूशन है ये की ड्राइवर्स की बात करें, देखो भाई लो कॉस्ट प्रिसीजन वॉरफेयर कर सकता है ड्रोन, इसीलिए ड्रोन बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन किया जा रहा है ना, मास प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ भी हैं, है ना। यहाँ पे रैपिड टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन कर सकते हैं इसके अंदर यार, परसिस्टेंट बैटलफील्ड विजिबिलिटी भी होती है, देखते रहते हैं बैटलफील्ड में क्या हो रहा है, तो इसीलिए जो है ड्रोन बहुत तेज़ी से यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ड्रोन रेवोल्यूशन हम बोल रहे हैं। बाकी जो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है ड्रोन्स का, जो शिफ्ट है फ्रॉम एक्सपेंसिव कन्वेंशनल जो प्लेटफॉर्म्स है उससे हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो मिलिट्री पावर को एक तरह से ये डेमोक्रेटाइज कर रहा है यार, जो कंटिन्यूस बैटल स्पेस है उसको क्रिएट कर रहा है, जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन उसमें ये चेंज ला रहा है, जो ड्रोन रेवोल्यूशन है। बाकी ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो FPV ड्रोन्स जो है वो प्रिसीजन स्ट्राइक, यहाँ पे क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी चश्मा पहन के जो होता है फर्स्ट पर्सन जो विजिबिलिटी दिखने को मिलती है ड्रोन्स में, आपको जो ड्रोन दिख पाएगा आपको भी दिख पाएगा, फर्स्ट पर्सन विजिबिलिटी ड्रोन जो है प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉटरिंग म्यूनिशंस के लिए जो कामिकाज़ा ड्रोन्स हैं, यार सुसाइडल ड्रोन जाके टकरा जाते हैं और पूरा, है ना, सुसाइड बॉम्ब ड्रोन्स होते हैं।
मॉडिफाइड बॉम्बर ड्रोन्स की बात करें, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, सो दिस आर दी ड्रोन जो टेक्नोलॉजीज जो है ड्रोन्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्सो इंटरफेयर रेजिस्टेंस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन, जैसे हमने बोला ना यहाँ पे जीपीएस से इलेक्ट्रॉनिक जो जैमिंग से आप कर सकते हो, तो आपस में नेट तरह के जो जीपीएस जो ड्रोन्स होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक से दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इसको आप यहाँ पे रोक भी नहीं सकते इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से, बहुत पतले होते दिखते भी नहीं है। सो ये सब टेक्नोलॉजीज जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ड्रोन इकोसिस्टम को। बाकी जो एमर्जिंग ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ड्रोन्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो ड्रोन सिस्टम है उसको एक्सपांड किया जा रहा है, अनमैन्ड जो इकोसिस्टम उसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एरियल ग्राउंड मैरीटाइम सब जगह यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इम्प्लीकेशन की बात करें, जो ड्रोन का डिमांड बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजीज के अंदर डिफेंस में, तो इससे हमारे पास ज़रूरत ये है कि जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है यार। आत्मनिर्भर भारत यूनिवर्सिटी को यहाँ पे ध्यान देना होगा। एक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स को यहाँ बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। जो ड्रोन्स होंगे वो आर्म फोर्सेस जो डॉक्ट्रिन है उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत, तभी जाके यहाँ पे ड्रोन्स भी आ पाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है एआई एंड स्वार्म टेक्नोलॉजीज में हमको ये इसको बढ़ावा देना होगा, तब जाके इंडिया नहीं तो पीछे हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इंडिया स्लोवाकिया रिलेशन की बात करें, सो प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार यहाँ पे न्यूज़ इसलिए था बिकॉज पीएम मोदी का जो हिस्टोरिक विजिट था जून 2026 अभी चल रहा है, वहाँ पे पहली बार विजिट, फर्स्ट एवर जो विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 1993 के बाद, जब स्लोवाकिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था। तो ये उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया जो वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस। जैसे इंडिया का जो है जो भारत रत्न है जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, उस प्रकार का वहाँ का स्लोवाकिया का जो है वो इनको मिला यार। एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो है इंडिया एंड स्लोवाकिया का वो एलिवेट किया इन्होंने जाके। तो इन्होंने जो बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए वो डिफेंस कोऑपरेशन की बात की, लाइक लेटर ऑफ इंटेंट जो है, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एंड रिसर्च करने की बात की गई, डिजिटल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ यार, एआई, सेमीकंडक्टर्स, 5G 6G इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यहाँ पे आपस में सब टेक्नोलॉजीज़ का ट्रांसफ़र हुआ, आपस में बातचीत हुई, क्या क्या करना है अपने पास, अपने क्या आपके पास है हमको दे सकते हो, हमारे पास है आपको दे सकते हैं। लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेबर माइग्रेशन की बात की गई, जो कि यहाँ पे इंडिया से स्लोवाकिया में काम करते हैं, फिर स्लोवाकिया से ज़्यादा लोग काम तो यहाँ नहीं करते, बट इस चीज़ की बात की गई जो सोशल सिक्योरिटी उनको मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया। हायर एजुकेशन के लिए जो पढ़ने जाते हैं, रिसर्च के लिए जो आते हैं, उनके बीच में यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म ये बना यार। तो ये सब बायलैटरल एग्रीमेंट की बात की इंडिया स्लोवाकिया। बाकी जो इकोनॉमिक रिलेशन है इंडिया स्लोवाकिया की बात करें तो अराउंड 1.28 बिलियन यूरोस का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलता है वॉल्यूम में, 2024 में हमको देखने को मिला था। बाकी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग गुड्स इधर से उधर जाते हैं यार, ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में इधर से उधर जाना होता है। ग्रीन एनर्जी एंड रेलवे इन स्पेस, यहाँ पे दोनों दूसरे से इकोनॉमिक रिलेशन रखते हैं इंडिया स्लोवाकिया। बाकी जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, तो देखो जो इंडिया का जो एंगेजमेंट है यूरोप के साथ, तो एक गेटवे के तौर पे स्लोवाकिया काम कर सकता है यार, क्योंकि स्लोवाकिया जो यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, तो हमारे पास जो है अपने जो इस एरिया है ना, जो शेंगेला एरिया है और जो नाटो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारा हम स्लोवाकिया से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड जो विलग्रेड ग्रुप है V4 उसका एक कोर प्लेयर है स्लोवाकिया, है ना। तो सपोर्ट फॉर इंडिया दिखाता है स्लोवाकिया यार। जो UNSC है, जो नेशनल NSG है, नेशनल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मेंबरशिप की बात करें तो उसके लिए यहाँ पे जो न्यूज़ में हमको देखने को मिला यार, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे इसको सपोर्ट करता है ये स्लोवाकिया जो है। बाकी जो पीपल टू पीपल रिलेशन है इंडिया स्लोवाकिया की बात करें तो एजुकेशन एक्सचेंज के लिए लोग जाते हैं यूरोप में स्लोवाकिया पढ़ने के लिए, है ना। कल्चरल कोऑपरेशन एंड टूरिज्म हमको देखने को मिलता है यार। ग्रोइंग इंडिया का जो डायस्पोरा है वो बढ़ रहा है स्लोवाकिया में, तो इसीलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो ये विजिट है प्राइम मिनिस्टर का वो इम्पॉर्टेंट है। और बाकी इस चीज़ को याद रखना, जो वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस, वाइट डबल क्रॉस। नेक्स्ट यहाँ पे जो बिहार के 3 चीज़ों को यहाँ पे GI टैग मिला गया, ये न्यूज़ में था यार। भवन बूटी साड़ीज़ को GI टैग मिला, जो पथार कट्टी जो स्टोन क्राफ्ट है उसको यहाँ पे GI टैग मिला, एंड जो पिंधिया पेंटिंग्स हैं उनको यहाँ पे GI टैग मिला। सो यहाँ पे जो न्यू GI एडिशंस हैं इसमें कौन है,
भवन बुट्टी साड़ी एंड फैब्रिक्स, इनका जो ओरिजिन है नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ये ट्रेस करता है। ये 52 ट्रेडिशनल जो मोटिव्स है इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं इस प्रकार के, वो यहाँ पे बहुत यूनिक फीचर हैं। टेक्निक जो है हैंडलूम बेस्ड वीविंग, ठीक है ना, हाथ से यहाँ पे इसको वीविंग की जाती है, बुना जाता है। इसके अंदर जो बुद्धिस्ट एंड लोकल हेरिटेज की थीम्स को यहाँ पे बताया जाता है। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट की बात करें तो गया डिस्ट्रिक्ट से अपने ओरिजिन को ट्रेस करता है। ब्लैक ग्रेनाइट में इसको बनाया जाता है। ज़्यादातर इसका रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो जो विष्णुपद टेम्पल है उसको कहाँ से बनाया गया, ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है इसी पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट का। याद रखना भाई, ये जो विष्णुपद टेम्पल कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो पिंधिया पेंटिंग्स हैं जो कि भोजपुर रीजन से अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं, प्रिडोमिनेटली जो वुमेन्स हैं वो इसको बनाते हैं पिंधिया पेंटिंग्स को। याद रखो इसमें क्या किया जा रहा है, जो डेली लाइफ है, रूरल लाइफ है, फेस्टिवल्स है, इसको बारे में बताया जा रहा है। नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया था इस पिंधिया पेंटिंग्स में। बाकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जीआई टैग मिला है बिहार के बहुत सारे चीज़ों को। लाइक कैटेगरीज की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो मिथिला के जो मखाने हैं उनको जीआई टैग मिला है। शाही लीची को जीआई टैग मिला है। बघालपुरी जारदुलू मैंगोस को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। कटन्नी राइस को, मार्चा राइस को, मगही पान को यहाँ पे जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कैटेगरी में। बाकी हैंडक्राफ्ट एंड आर्ट फॉर्म में जीआई टैग जो है मधुबनी पेंटिंग्स को मिला। अब एक और पेंटिंग आ गया दैट इज़ पिंधिया पेंटिंग्स यार, है ना। सुजनी एम्ब्रॉयडरी को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। सिक्की ग्राम प्रोडक्ट्स को, है ना, प्लिक जो है प्लिक वर्क जो है उनको, दैट इज़ कथवा वर्क जो है उनको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। मंजूषा आर्ट को, पथार कट्टी स्टोन क्राफ्ट अभी मैंने बताया, एंड पिंडिया पेंटिंग जो है ये आर्ट फॉर्म्स एंड हैंडीक्राफ्ट में अभी ये दोनों जो है वो नए इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, बिहार के जीआई टैग में जो पिंडिया पेंटिंग है एंड पथार कट्टी स्टोन क्राफ्ट है। बाकी टेक्सटाइल एंड क्लॉथ्स में यहाँ पे अभी हमने देखा भवान बुट्टी साड़ी एंड फैब्रिक ऐड हुआ यार, है ना। इससे पहले बघालपुर सिल्क के यहाँ पे क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। फूड स्टफ्स की बात करें सिलोई खाजा को यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। बाकी जो जीआई टैग होता है ये 10 साल के लिए होता है, इसको रिन्यूएबल कर सकते हो यार। ये जीआई टैग याद रखना, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कि एक स्पेसिफिक ओरिजिन को आइडेंटिफाई करता है। जीआई रजिस्ट्री जो है चेन्नई, इसके अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर यहाँ पे ये देखा जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है। जो लीगल बेसिस है जीआई टैग का वो जीआई ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1910 से ट्रेस करते हैं। बाकी ग्लोबल जो है WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर ये जीआई टैग को दिया जाता है। ना जो छोटे प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं उसकी बात करें तो ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन जो है वो हमको देखने को मिला इंदौर के अंदर। मतलब जो इंदौर शहर है वहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन रिलेटेड यहाँ पे ब्रिक्स का यहाँ पे समिट हुआ। यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे एग्रो इकोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, नेटवर्क ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर बनाएंगे, फार्मर्स राइट्स इन सिस्टम इसको ध्यान दिया जाएगा, एंड ब्रिक्स एग्री एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बनाया जाएगा। 4 न्यू इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए गए जो ब्रिक्स इंडोर डिक्लेरेशन था। इसके अंदर क्लाइमेट रेजिडेंट एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया गया, फार्मर की लाइवलीहुड एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे ये ब्रिक्स इंडोर डिक्लेरेशन के। बाकी जो की हाईलाइट्स था कि फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, नॉलेज टू एक्शन हब की तरफ देखा जाने की बात की गई। बाकी जो ब्रिक्स है ना वाटिका जो है ये एक तरह से ट्री प्लांटिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा ये बोला गया। स्मॉल फार्मर्स एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है एम्पावरमेंट को देखते हुए जो है ये सबमिट हुआ था, चीज़ें यहाँ पे की गई थी। बाकी जो डेंगी ऑल वैक्सीन है ये न्यूज़ में था। डेंगी ऑल वैक्सीन इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज कुछ जो डेंगू वैक्सीन है ना, डेंगू की जो वैक्सीन है वहाँ पे उसकी वजह से डेथ देखने को मिला, है ना। उसकी वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में था यार। ब्राज़ील के अंदर कोई डेंगू वैक्सीन जो इस तरह से यही इसी प्रकार के डेंगू वैक्सीन जो थे उसकी वजह से न्यूज़ में डेथ देखने को मिला, इसीलिए जो इंडिजिनस टेट्रावेलेंट वैक्सीन है डेंगू वैक्सीन इसको रोक दिया गया। ये लाइव वैक्सीनेटेड टाइप है, सिंगल डोज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये 4DNV सीरोटाइप को टारगेट करता है। बाकी जो सेफ्टी एंड डेवलपमेंट ये है कि ICMR ने पिनाका बायोटेक कोलैबोरेशन के साथ मिलकर डेंगू वाल वैक्सीन को बनाया है ना। जो NIH एंड USA टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के अंदर ये एक एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट के रिस्क यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो प्री रोल आउट क्लिनिकल असेसमेंट अभी है तो इसीलिए इसको थोड़ा रोक दिया गया है। बाकी ड्रॉप शिपिंग की बात करें, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ऑपरेशनल मैकेनिज्म की बात करें तो प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, ऑर्डर को फॉरवर्ड किया जाता है, थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट होता है, डायरेक्ट डाइवर्ट डिलीवरी होता है टू द कस्टमर ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक प्लेटफॉर्म होगा,
आप जैसे कपड़ा खरीदते हो ना, तो ये रखता नहीं है स्टॉक, ये आप इससे ऑर्डर कर रहे हो, ये किसी और को यहाँ पे देता है कि जिसे कि आप इस यहाँ से लाओ। तो कुछ स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक प्रोडक्ट को लिस्ट करके, ऑर्डर फॉरवर्डिंग से, थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट, डायरेक्ट डिलीवरी टू द कस्टमर, ये सब जो है ऑपरेशनल मैकेनिज्म है। बाकी जो ड्रॉप शिपिंग है उससे क्या होता है, बिजनेस जो इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाता है, काउंटर फेथ एंड क्वालिटी रिस्क रहता है, या डाटा प्राइवेसी कंसर्न रहता है कि आप जिस प्लेटफॉर्म से मंगा रहे हो वो सामने वाले को फॉरवर्ड तो किया, सामने वाला नहीं भेजा तो ये भी रहता है। तो फ्रॉड एंड स्कैम के चांसेस रहते हैं ड्रॉप शिपिंग से। बाकी यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो हमारे पास 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके अंदर न्यूज़ में था कि जो है जो थीम होगा वो योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये यहाँ पे थीम था 2026 के जो योगा दिन था, योगा दिवस है उसका। बाकी नेशनल इवेंट कहाँ पे किया जाएगा, कलकत्ता में। ये समर सोल्स्टाइस जो है, जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है, सन जो होता है जो डायरेक्टली होगा, सन जो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, तो ये हमारे पास कोइंसाइड करेगा उसके साथ। और कोइंसाइड करता है कि रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैंडबुक दिया जाएगा 2026 के अंदर 21 रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसमें प्रोटोकॉल वीडियो होंगे यार, हेरिटेज साइट को सेलिब्रेट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने बात की जो न्यूज़ थे कितने में, कौन से तारीख को, 16 जून 2026 जो न्यूज़ था उसके बारे में बात की हमने। 17 जून के करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूज़ में था यार, जो यूएस ईरान का जो पीस डील है एंड जो वेस्ट एशिया का जियो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात करें। यूएस ईरान का जो पीस डील है इसके अंदर ये जो डील है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो रीओपन हो जाएगा, जिससे एनर्जी मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगा, प्राइस वॉलेटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ना। दूसरा जो है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब जो सीज फायर एग्रीमेंट है उससे जो लड़ाइयाँ हैं रीजनली वो कम हो जाएंगे, लाइक हिजबुल्ला एंड हुथीज़ का जो है वो डिस एस्केलेशन देखने को मिलेगा, है ना। इकोनॉमी रिलीफ, मतलब जो ईरान के ऊपर जो यहाँ पे सैंक्शंस लगे थे वो हट जाएंगे, जो फ्रोजन एसेट्स थे वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है एक तरह से स्टेबल हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है ईरान का। तो ये हमने सिग्निफिकेंस जो है ये ईरान का जो पीस डील है उसके सिग्निफिकेंस की बात की। बाकी जो कंसर्न्स हैं, जो दिक्कतें हैं, कंसर्न्स एसोसिएटेड की बात करें तो जो इसराइल की सिक्योरिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंसर्न है यार। ठीक है, यूएस और ईरान ने तो सुलह कर लिया, बट इसराइल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर तो ईरान इसराइल को अटैक करेगा, तो जो ईरानियन इन्फ्लुएंस है इसराइल पे वो तो देखने को मिलेगा। लाइक जो ईरान जो है सपोर्ट करता है, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है उनको, लाइक हिजबुल्ला, हुतीज़ की बात करें, इनको ये सपोर्ट करता है। ऑल्सो जो रिजीम चेंज है उसका एब्सेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा यार इसराइल के अंदर, है ना। तो ये है इसराइल का कंसर्न है यहाँ पे, इसराइल की सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ेगा अगर ईरान और यूएस ने यहाँ पे सुलह कर लिया, पीस डील कर लिया तो। बाकी जो न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी है वो भी है, बिकॉज जो ईरान है वो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म का चैलेंज देखने को मिलता है, बार बार ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलता है यार, ईरान अपने आप बार बार न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की कोशिश करता है। जो स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी, जो वेपनाइजेशन है, लाइक मैरीटाइम चेक पॉइंट्स को वेपनाइज कर लेता है ईरान जो है, जियो पॉलिटिकल लेवरेज की बात करें तो ये सब कंसर्न्स हैं एसोसिएटेड। बाकी जो इम्प्लीकेशंस हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, जो यहाँ पे कोतर हो गया, है ना, यूएई हो गया, बहरीन की बात करें तो ये जो रीजन्स में जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे डिपेंडेंस यहाँ पे इनको देखने को मिलेगा, लो कॉस्ट ड्रोन्स एंड जो मैसिव मिसाइल अटैक्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो इंट्रा गल्फ कंपटीशन है ना, यमन एंड सूडान पे जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो रीजनल इंटरेस्ट यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, ये सब यहाँ पे इम्प्लीकेशंस हैं इस पीस डील के यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर। बाकी इम्प्लीकेशन, ये जो पीस डील है सब क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया के ऊपर, देखो भाई एनर्जी सिक्योरिटी देखने को मिलेगा, बिकॉज हम जो है वेस्ट एशियन से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, तो जो प्राइस पेट्रोल का बढ़ रहा था वो स्टेबल हो जाएगा, ऑयल सप्लाई स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। बाकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, बिकॉज अब ईरान और यूएस से लड़ाई हो रही थी तो हम यहाँ पे यूएस की साथ दे रहे थे, तो ईरान से इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो अब इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकिंग कर सकेंगे, मेजर कर सकेंगे, मतलब बैलेंस कर पाएंगे जो मेजर पॉलिसीज़ हैं, मेजर पावर्स हैं उनको। बाकी जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है यार, ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ से हमको रेमिटेंसेज मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमने बात की अबाउट जो ईरान एंड यूएस की जो पीस डील है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा वेस्ट एशिया जियो पॉलिटिक्स की, है ना, वेस्ट एशिया जियो पॉलिटिक्स के ऊपर।
नेक्स्ट जो चीज़ है, जो एग्जामिनेशन क्राइसिस है इंडिया के अंदर जो भी हमको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था यार। एग्जामिनेशन क्राइसिस मतलब क्या, जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल रहा है। जो नेचर ऑफ द क्राइसिस की बात करें तो क्यों ये लीक ऐसा क्राइसिस देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द सिस्टमिक इशू, या फिर जो सिस्टमिक इशू है लाइक गवर्नेंस की कमी है, गवर्नेंस डेफिसिट हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हो गया, वीकनेस की बात करें, या फिर सिक्योरिटी ठीक से नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी फेलियर, इस सब की वजह से जो है एग्जामिनेशन पेपर लीक्स हो रहे हैं। ये सब जो है वो एग्जामिनेशन क्राइसिस के कारण है। बाकी जो स्टूडेंट्स पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी बात करें तो उनको मानसिक स्ट्रेस देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, उनको जो रिक्रूटमेंट है ना, उसमें यहाँ पे डिले देखने को मिलता है। जो मेरिटोक्रेसी है वो अंडरमाइंड रहता है, बिकॉज अब कोई पेपर लीक हो गया, किसी का पेपर आ गया लीक हो गया, तो वो आगे बढ़ जाता है, जो जो मेहनत की वो पीछे रह जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अंडरमाइंड मेरिटोक्रेसी। तो ये हमने बात की नेचर ऑफ क्राइसिस। बाकी जो थ्योरीज एंड थिंकर्स हैं रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन क्राइसिस की बात करें, देखो निकालस लूहमान ने यहाँ पे बोला कि देखो ये इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट के ऊपर, एग्जामिनेशन जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर ये ब्रीच होते हैं तो बहुत बड़ा सोचने की बात है। बाकी डोनाल्ड सकौन ने बोला कि सिम्टम एंड कर्स को आपको देखना पड़ेगा। पीटर सेंज ने बोला सिस्टम एंड इंसेंटिव्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी, है ना, एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे आगे पढ़ने के लिए मजबूर करने के लिए, पढ़ने के लिए उत्साहित करने के लिए। बाकी जो गैरी बेकर है इसने बोला इकोनॉमिक्स ऑफ क्राइम की बात। देखो भाई ऐसा नहीं है कि पेपर एक एग्जामिनेशन लीक हो तो छोटी मोटी चीज़, इकोनॉमिक्स ऑफ क्राइम लाइक कोई अगर नेशनल थ्रेट के तौर पर देखना चाहिए इसको, है ना। मार्क बेवन की बात करें तो इन्होंने बोला कि एक डिफ्यूज अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, उसकी वजह से पेपर लीक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड मैकोर ओल्सन ने बोला कि जो एग्जामिनेशन क्राइसिस होते हैं इससे कंसंट्रेटेड कुछ लोगों को ही बेनिफिट होता है ना। पैरी ब्यूडवी ने बोला सोशल मोबिलिटी को एक तरह से ये है ना, क्या करते हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं होते भाई, सोशल मोबिलिटी का एक तरीका होता है, सोशल मोबिलिटी के लिए एक रास्ता होता है, कोई इंसान नीचे से ऊपर उठ सकता है। तो ये हमने बोला यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन फेयर तरीके से हो। बाकी जो रूट काजेस की बात करें, जो एग्जामिनेशन क्राइसिस हो रहे हैं, पेपर लीक, तो सब क्या है, स्केर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, तो लोग गलत तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहे हैं यार। जो नेचर ऑफ एग्ज़ाम है बहुत हाई स्टेक होता है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दाव पे लगी होती है, इसीलिए जो रूट कॉजेस एग्जामिनेशन क्राइसिस का, पेपर लीक्स का, वो ये है। बाकी जो अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है वो भी कमज़ोर है यार, पब्लिक ट्रस्ट की यहाँ पे इरोजन देखने को मिलता है। सो दिस आर द रूट कॉजेस ऑफ एग्जामिनेशन क्राइसिस। बाकी जो इंस्टीट्यूशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है जो दुनिया भर में यहाँ पे लिए जाते हैं, लाइक सिंगापुर की बात करें तो जो ये एग्ज़ाम कराना है वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साउथ कोरिया के अंदर एक एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से किया जाता है। फिनलैंड की बात करें तो वहाँ पे कंटिन्यूस असेसमेंट मॉडल होता है, बस एक ही एग्जाम के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी चाहिए और अपने विदेश में लगानी चाहिए। बाकी करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। लाइक हमारे पास डायनेमिक पेपर जनरेशन, कोई एक आदमी को मत दो यार, कंप्यूटर से यहाँ पे डायनेमिक पेपर जनरेशन करना पड़ेगा, है ना। एनक्रिप्टेड क्वेश्चन बैंक होने चाहिए, डिजिटल आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, जो एग्जामिनेशन है इंटीग्रिटी, एक एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी ऑथोरिटी बना सकते हैं, थर्ड पार्टी जो है उसको ऑडिट करेगा कि चीज़ें ठीक से हो रही हैं कि नहीं, और एग्जाम ठीक से कंडक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं। एक ट्रांसपेरेंट रिव्यू मैकेनिज्म बनाने की बहुत ज़रूरत है यार। बाकी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमको, एक सिंगल एग्जाम डिपेंडेंस जो है उसको रिड्यूस करना होगा, 3-4 स्टेप्स में यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपांड कर सकते हैं जो हायर एजुकेशन की जो कैपेसिटी है उसको, एक ना एक क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा। सो दिस आर दी वे फॉरवर्ड फॉर द एग्जामिनेशन क्राइसिस। अगर हमको ठीक करने हैं तो क्या करने पड़ेंगे अपने को। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं यार, लाइक जो यूएस का जो रेस्ट्रिक्शन है ऑन एंथ्रोपिक माइथोस एंड फेबल एआई मॉडल्स। देखो भाई ये जो एंथ्रोपिक माइथोस एंड फेबल एआई मॉडल्स हैं, ये कुछ एआई मॉडल्स जिसको यहाँ पे यूएस ने रेस्ट्रिक्ट किया कि आप अपने देश में रखो, यूएस में ही रखो, इसको एक्सपोर्ट मत करो। बिकॉज आप समझना, ये जो फेबल 5 है, माइथोस 5 है, एक एडवांस एआई मॉडल्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी देश के एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी को भी हैक कर सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा कर सकते हैं। सो ये क्या होते हैं, दिस आर फेबल 5 एंड माइथोस 5, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले हैं, याद रखना। फेबल 5 एंड माइथोस 5 आर व्हाट, दिस आर दी एडवांस एआई मॉडल्स जो कि एक तरह से माइथोस क्लास आर्किटेक्चर से बनाए जाते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे चैट जीपीटी या फिर जेमिनी के। ऐसे नहीं भाई ये क्या करते हैं नॉलेज बेस नहीं, इनके पास एक तरह से ये एडवांस कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर एनालिसिस कर सकते हैं, कोड जनरेशन कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च कर सकते हैं यार, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं। तो एक एडवांस बहुत ज़्यादा एडवांस एआई मॉडल है। बाकी ये बिल्ड इन सेफगार्ड्स की ज़रूरत है हमारे पास।
इसके अंदर बनाने की ज़रूरत है। इसको क्यों रेस्ट्रिक्ट किया, यूएस ने क्यों बोला कि हमारे देश से ये बाहर नहीं जाना चाहिए? बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न पैदा कर सकता है, मतलब जो सिक्योरिटी सेफगार्ड्स हैं उसको यहाँ पे क्या कर सकता है, बाईपास कर सकता है। लाइक जो जेल ब्रेकिंग है वो ये कर सकता है। अभी जो इस्तेमाल किया गया था है ना इंडिया में, कि जो जेल ब्रेकिंग है, बीजेपी मॉडल, बीजेपी हाईजैकिंग जो किया गया था, उसी प्रकार का जेल ब्रेकिंग कर सकता है ये जो फेबल एआई मॉडल्स है, माइथोस 5 जो है। तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, अगर इसको किसी देश को हमने एक्सपोर्ट किया तो वो गलत काम भी कर सकता है इस एआई मॉडल से, तो इसीलिए इसको रोका, रेस्ट्रिक्ट किया। बाकी जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, लाइक सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकता है ना, इसको बस इनपुट दे कि भाई इस सॉफ्टवेयर को आप हैक करके दिखाओ, तो वो हैक कर सकता है। तो ये एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्सपांशन के देखने के लिए है ना, जो एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल करना है, यूएस ने ऐसा सोचा कि देखो एआई मॉडल्स एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज को इंडिया यूएस से बाहर जाने नहीं देना है, ये सोचते हुए भी इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया इसके एक्सेस को। बाकी इन्होंने जो है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी लीकेज को भी प्रिवेंट करने के लिए ये जो फेबल एआई है, माइथोस 5 है, इसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया। बाकी जेल ब्रेकिंग क्या होता है, एआई जेल ब्रेकिंग क्या है, तो बाईपास करना जो सेफ्टी रेस्ट्रिक्शंस, उसको हम क्या बोलते हैं, जेल ब्रेकिंग। इससे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है जेल ब्रेकिंग का, कि जनरेट करता है ब्लॉक्ड आउटपुट। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो एक मैलिशियस कोड को जनरेट कर सकता है, जो रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं आप जेल ब्रेकिंग के थ्रू, एआई जेल ब्रेकिंग के थ्रू। और ये जो एआई जेल ब्रेकिंग से महारत हासिल है किसको, माइथोस 5 एंड फेबल 5 को, इसीलिए इसको एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहा है। बाकी जो एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक्सपांसन जो है बियॉन्ड फिजिकल गुड है ना, उसको यहाँ पे ये कर रहा है। बिकॉज पहले यूएस फिजिकल गुड को यहाँ पे रोकता था, रेस्ट्रिक्ट करता था, अब देखो भाई एआई मॉडल्स को भी बाहर जाने दे रहा है। सो फोकस ऑन एआई सॉफ्टवेयर एंड एक्सेसेस। न्यू एरा ऑफ एआई गवर्नेंस की बात करें तो जो फ्रंटियर एआई है एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट हमको देखना चाहिए यार, है ना। एंड अब देखो दुनिया में अब एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट हो जा रहा है। पहले तो था यूएस जो है डिफेंस चीज़ों पे कंट्रोल करता था, अब एआई पे भी कंट्रोल करने लग गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है यार। तो प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, बाकी जो ग्रोइंग स्टेट इन्वॉल्वमेंट है वो भी एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ये एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर है, अब स्टेट जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब चीज़ों पे, एक्सपोर्ट वाली चीज़ों पे ना। तो इससे कंसर्न जो देखने को मिल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन से, वो ये क्या होगा कि जो एआई एक्सेस है कहीं पे बहुत अच्छा होगा, कहीं पे बहुत कम होगा। सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ एआई एक्सेस ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है रिगार्डिंग दिस रेस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ द एआई मॉडल्स लाइक फेबल 5 एंड माइथोस 5। तो जो इम्पैक्ट है रिसर्च कोलैबोरेशन पे वो हमको देखने को मिलेगा। बाकी ओपन इनोवेशन पे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ फेबल 5 एंड माइथोस 5। तो करना क्या है, व्हाट इज सॉरी करना तो छोड़ो ठीक है, तो इम्प्लीकेशन क्या प्रभाव पड़ेगा इस रेस्ट्रिक्शन का इंडिया के ऊपर। तो जो इंडिजिनस एआई कैपेबिलिटीज़ है उसको बनाने की जरूरत है यार अपने को, है ना। एआई सोवेनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम खुद से रिसर्च एंड डेवलप करके खुद से ये सब चीज़ें बनाएं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। इनोवेशन एंड सिक्योरिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, डाटा कोलोनाइजेशन डायलेमा हमको देखने को मिल सकता है। तो ये इम्प्लीकेशन हो सकता है जो रेस्ट्रिक्शन है किसका, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द माइथोस 5 एंड फेबल 5 का एक्सपोर्ट। नेक्स्ट जो इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था एफटीए, इसके बारे में बात करें तो जो करंट स्टेटस एंड ऑब्जेक्टिव है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यार यहाँ पे 2025 के जुलाई में साइन हुआ था, बट अभी भी पेंडिंग रेटिफिकेशन है। इसके बारे में ये न्यूज़ में था, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए साइन हुआ गया था। जो टैरिफ है उनको स्लैश करने के लिए, कम करने के लिए साइन किया गया था। जो मार्केट एक्सेस है दोनों जगह की स्मूथ करना है। इंडिया को वाले जो मार्केट है, इंडिया का मार्केट यूके वाले ले पाएंगे, यूके वाला जो मार्केट है वो इंडिया ले पाएगा। तो इसलिए ये जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, पर अभी रेटिफिकेशन पेंडिंग है। कि हाईलाइट्स की बात करें तो इस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे क्या होगा, जो टैरिफ एंड एक्सेसेस है 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स होंगे वो जीरो ड्यूटी वाले हो जाएंगे। 90% जो यूके का जो टैरिफ लाइन होगा वो स्लैश कर दिया जाएगा। तो यूके के जो सेक्टर्स इनको बेनिफिट होगा, जो अल्कोहल सेक्टर है यूके का, वहाँ पे जो विस्की एंड गिन है यहाँ पे इनको फ़ायदा होगा। यूके का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर उसको फ़ायदा होगा। इंडिया के कौन कौन से सेक्टर को यहाँ फ़ायदा होगा, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड केमिकल किए जा रहे हैं इनको फ़ायदा होगा। बाकी जो मोबिलिटी एंड सर्विसेज हैं 100 प्रोफेशनल वीज़ाज़ यहाँ पे लाए गए। सोशल सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया गया। MF है ना, MF एंड कमिटमेंट्स देखने को मिले यार।
जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसका ये है कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा। पोस्ट ब्रेक्सिट जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है, बिकॉज ऑफ एक्सिट कर चुका है यार यूके जो है वो, है ना, तो इसके बाद जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है उसके अंदर इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया यूके के द्वारा। बाकी जो अल्टरनेटिव है रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का एक अल्टरनेटिव है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो ग्लोबल ब्रिटेन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बाकी प्रोटेक्शन जो है सेंसिटिव सेक्टर से प्रोटेक्ट करेगा। बाकी चैलेंजेस यहाँ पे हमारे पास ये है कि जो स्टील कोटा है वो चैलेंजेस है, बिकॉज जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उससे यहाँ पे बिकॉज कुछ अराउंड 1.2 लाख करोड़ का यहाँ पे शायद जो स्टील कोटा है वो पेंडिंग है, इसीलिए न्यूज़ में था यार ये, है ना। तो हाई प्यूनिटिव टैरिफ जो लग रहे हैं वो एक चैलेंज है, क्योंकि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उससे भी यहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसीलिए ये चैलेंज बन रहे हैं। रेगुलेटरी जो इम्पीडमेंट्स हैं, सारे चैलेंजेस टू इंडिया, तो करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो एक बेस लाइन कोटा एनफोर्समेंट की जरूरत है, स्ट्रेटेजिक रिटेलिएशन करना पड़ेगा, लाइक जो स्कॉच विस्की है उसको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, जो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे, यूके जो इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ावा दे पाएंगे, रेटिफिकेशन के करीब पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो इंडिया का जो पुश है बियॉन्ड E20 फ्यूल। यार अभी देखो हमने पास जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आ रहे हैं, E85 न्यूज़ में था, तो E20 से हम जो आगे जा पाएंगे, लाइक E28 की बात करें, E30 की बात करें, तो ये सब की बात की गई है ना, E27, E30, E85, E100, ये सब चीज़ जो है ओवरऑल जो ब्लेंडिंग है, इथेनॉल ब्लेंडिंग, उसके बारे में बात करें तो जो इथेनॉल को जब हम मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ उसको हम इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं। E20 फ्यूल का मतलब क्या है, 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल है। बट हायर ब्लेंड्स की बात करें तो इसमें हम E27 की बात करते हैं, E30 की बात करते हैं, अभी E85 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यार, एक E100 भी है 100% इथेनॉल। तो जो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ है ये कलरलेस होता है, वोलेटाइल फ्लेमेबल अल्कोहल है, ठीक है। इससे प्रोडक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल जो है ये फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाई ईस्ट से होता है। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है इथेनॉल का वो हाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन से होता है। प्राइमरी फीड स्टॉक से जो बनता है लाइक शुगर केन, मेस, शुगर बीट्स, ये सब चीज़ से भी यहाँ पे इथेनॉल बन जाता है। जो अल्टरनेटिव फील्ड स्टॉक है लाइक डैमेज ग्रेन, रोटन पोटैटोस, कसावा, यहाँ से भी हम क्या बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। तो ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है 2003 के अंदर इंडिया में लॉन्च किया गया था। जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है हमारा एथेनॉल के ऊपर उसको कम करना है एंड कार्बन इमिशन को कम करना है। मेजर अचीवमेंट की बात करें, जो हमारे पास जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है वो हमने शेड्यूल से पहले यहाँ पे हासिल कर लिया यार, है ना, 2025-26 में ही अचीव कर लिया शेड्यूल से पहले। तो है ना, जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है उसकी बात करें तो ये प्रोडक्शन को प्रमोट करने की बात करता है, यूज़ ऑफ बायोफ्यूल को प्रमोट करने की बात करता है। जो परमिटेड फीड स्टॉक है उसको एक्सपांड करना होगा। जो 2G इथेनॉल प्रोडक्शन है लाइक एग्रीकल्चर रेसिड्यू से यहाँ पे जो ये बनाया जा रहा है, अल्टरनेटिव फीड स्टॉक लाइक एग्रीकल्चर रेसिड्यू से यहाँ पे जो बनाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं, इसको सेकेंड जनरेशन हम इथेनॉल प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये देखो भाई, ये जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो एडिबल बायोमास लाइक कॉर्न, वीट, शुगर बीट, राइस ग्राम से बनता है। सेकंड जनरेशन नॉन एडिबल बायोमास मतलब जो वेस्ट है लाइक वुड, ग्रास, स्ट्रॉ वेस्ट, यहाँ पे एग्रीकल्चर वेस्ट से सेकंड जनरेशन बनता है। थर्ड जनरेशन जो है एल्गल बायोमास लाइक एल्गल, माइक्रोबिया, माइक्रोब से, इनमें थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है केमिकल प्रोसेसिंग से बनता है लाइक जेनेटिक एल्गी, गैसिफिकेशन, सोलर फ्यूल, पायरोलाइसिस, तो ये याद रखना है। थर्ड जनरेशन में एल्गल ब्लूम को भूलना मत, तो सेकंड जनरेशन नॉन एडिबल बायोमास, ये मत भूलना यार। तो यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन एथेनॉल है जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, मतलब नॉन एडिबल वेस्ट है, वहाँ से नॉन एडिबल एग्रीकल्चर आइटम्स है वहाँ से बनाया जाता है। थर्ड जनरेशन फ्रॉम एल्गी एंड फोर्थ जनरेशन फ्रॉम केमिकल प्रोसेस लाइक जेनेटिक एल्गी या फिर पैरालाइसिस या फिर केमिकल, ठीक है, वहाँ से। तो एक्सेलरेट करना है ट्रांजिशन टू क्लीनर ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स यार अपने को, बिकॉज जो अनसर्टनिटीज़ दुनिया में देखने को मिल रही है, जो फ्यूल प्राइसेस है उसमें बेनिफिट्स क्या है। हायर ब्लेंडिंग जब हम करते हैं तो जो फॉरेक्स सेविंग होता है अराउंड 1.59 लाख करोड़ का फॉरेक्स सेविंग होता है, तभी हमारे पास जो फॉरेक्स करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है यार। जो सिक्योरिटी है लाइक स्ट्रेंथन करेगा एनर्जी सिक्योरिटी को। एग्रीकल्चर की बात करें तो सस्टेन डिमांड जो है वो हमको देखने को मिला फॉर फीड स्टॉक एंड हायर फार्मर इनकम के लिए। क्लाइमेट की बात करें तो क्या बेनिफिट होगा हायर ब्लेंडिंग से, जो ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस हो जाएगा इसका एमिशन। डेवलपमेंट के अंदर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। बाकी जो की कंसर्न एंड चैलेंजेस हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग से, कि जो व्हीकल कंपेटेबल, ठीक है मैंने E85 ला दिया लेकिन गाड़ी मेरा कंपेटेबल नहीं तो कैसे चलेगा भाई। सो मॉडिफिकेशन की जरूरत है यार, मॉडिफिकेशन नीडेड फॉर दी इंजन्स एंड फ्यूल सिस्टम।
फूड सिक्योरिटी भी जरूरत है, बिकॉज अगर आप करते हो यार फूड को डाइवर्सिफाई करते हो फूड को, ठीक है आप इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भेज देते हो तो खाने के लिए लोगों के पास कमी हो जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप लाइक मेज एंड शुगर केन, जो कि हमारे पास हमने बोला ना फर्स्ट जनरेशन जो है वो एडिबल फूड आइटम से बनता है, तो खुद के खाने के पास कमी हो जाएगी। वाटर स्केर्सिटी, बिकॉज शुगर केन जो है वो हाईली वाटर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा। आप देखो भाई 25 लीटर पानी जो है 2.5 इथेनॉल प्रोडक्ट्स करने के लिए हो सकता है अगर आप शुगर केन से बना रहे हो तो। इन्वायरमेंट को यहाँ पे नुकसान होगा, सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। आप एक ही चीज़ को उगाते जाओगे फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन, तो मोनोक्रॉपिंग से सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है यार। इकोनॉमिक्स को क्या नुकसान होगा, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजिशन कॉस्ट है यार, आप बायोफ्यूल की तरफ जाना है तो उसका एक प्रभाव पड़ेगा। बाकी फ्यूचर पाथ क्या है, क्या हमको सीखना चाहिए ब्राज़ील से, जिसने बहुत आसानी से ये बहुत अच्छे तरीके से ये बायोफ्यूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं उसके ऊपर ध्यान देना होगा, इंजन जो कि कैपेबल हो मल्टीपल ब्लेंड से, ऐसे हमको इंजन बनाने पड़ेंगे यार, जो कि आ भी रहे हैं यहाँ पे। डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, मतलब जो वेस्ट है, वेस्ट बायोमास एंड 2G इथेनॉल बनाने के लिए इसको डाइवर्सिफाई करना होगा। एफिशिएंसी की ज़रूरत है, मतलब एफिशिएंसी सीखना पड़ेगा, लाइक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पानी बचाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। पॉलिसी के अंदर एक स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है यार। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कि ये कर सकते हैं, लाइक नीति आयोग एंड NBCC। नीति आयोग ने रिकमेंड किया कि हमारे पास जो डाइवर्सिफाई करेंगे स्ट्रेटजीज एंड जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं उनको। NBCC ने यहाँ पे इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन एंड टारगेट ओवरसाइट की बात की। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रीलिम्स रिलेटेड थोड़े टॉपिक्स हैं उसकी बात करें तो ग्रेप्स 3 कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे न्यूज़ में था। ये जो ग्रेप्स 3 कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट है इसके की फाइंडिंग्स की बात करें तो जो प्रोटॉन स्पेक्ट्रम है वो हार्ड हो जाता है यार 166 टेस्ला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, ये बोला गया। ये जो ग्रेप्स 3 कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट है इसने एक तरह से स्मॉल स्केल कॉस्मिक रे एनाइसोट्रॉपी है, अपर एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग किया जा रहा है थ्रू दी म्यूऑन डाटा से यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी जो ऑब्जर्वेटरी है ग्रेप्स 3 कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें जो ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है यार, ऊटी तमिलनाडु के अंदर, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यहाँ पे ऑपरेट करता है। इसका काम क्या है, ये मेजर करता है हाई एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। ये जो कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट है इसी के अंदर जो हाई एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक म्यूऑन डाटा से यहाँ पे ये प्रोटॉन स्पेक्ट्रम को यहाँ पे मेज़र किया गया। बाकी जो की कंपोनेंट है इस ग्रेप्स 3 एक्सपेरिमेंट के, उसमें एक एयर शावर डिटेक्टर एरे था, एक लार्ज एरिया म्यूऑन डिटेक्टर था, एक प्रोपोर्शनल काउंटर एंड एक एक्सीलरेटर, एक कंक्रीट एब्जॉर्बर था। ऑब्जॉर्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर, म्यूऑन डिटेक्टर एंड डिटेक्ट एरे, ये 4 चीज़ें थी ग्रेप्स 3 कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट के अंदर। ऊटी तमिलनाडु में ये लोकेटेड है ऑब्जर्वेटरी जो है। नेक्स्ट जो यूनेस्को जो हेरिटेज कल्चरल टाइज है उसकी बात करें तो जॉइंट नॉमिनेशन किया गया है ना। जो हुएंग सांग थे जो कि हमारे पास हर्षवर्धन के समय इंडिया में आए थे, तो इनका एक रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड है उसका नाम क्या है, द ग्रेट तांग रिकॉर्ड है ना। तांग जो हुएंग सांग को इंडिया में हुएंग सांग बोलते हैं, बट जुआंगजांग बोलते हैं चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर और इंडिया के अंदर दोनों को यहाँ पे चाइना इंडिया को दोनों को जॉइंटली नॉमिनेट किया गया फॉर दी यूनेस्को हेरिटेज एंड कल्चरल ट्राइज के अंदर, बिकॉज इनके जो रिकॉर्ड थे वो एक बहुत अच्छे धरोहर है यहाँ पे इतिहास के। तो ये यूनेस्को हेरिटेज के तौर पे इनको दोनों को यहाँ पे इंडिया एंड चाइना को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया द ग्रेट तांग रिकॉर्ड के लिए, जो कि किसने लिखा था, हुएंग सांग ने। और ये किंग हर्षवर्धन के समय 7th सेंचुरी में यहाँ पे इंडिया आए थे यार। नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी किया था। 7th सेंचुरी चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा किंग हर्षवर्धन को यहाँ पे पैट्रनाइज किया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जॉइंट नॉमिनेशन में यहाँ पे तो अभी हम देखा कि हुएंग सांग जो जुआंगजांग है इस नाम से भी आता है जुआंगजांग, इनके जो रिकॉर्ड्स थे उनको इंडिया एंड चाइना को नॉमिनेट किया गया था। एंड पंचतंत्र के लिए यहाँ पे इंडिया एंड ईरान को, जो पंचतंत्र है दोनों के लिए इंडिया एंड ईरान को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था, दोनों को जॉइंट नॉमिनेशन। बाकी सत्याग्रह के लिए यहाँ पे इंडिया एंड साउथ अफ्रीका को जॉइंटली नॉमिनेट किया गया था। ये जो नॉमिनेशन का जो एडवांटेज अगर किसी को जॉइंटली नॉमिनेट किया जाता है तो जो डोसियर लिमिट्स हैं वो ओवरकम होते हैं यार, नॉमिनेशन प्रोसेस स्पीड अप होता है, शेयर्ड ब्रिक्स हेरिटेज को एक तरह से लेवरेज करता है। नेक्स्ट जो है इंडिया जापान जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये है हमारे पास 6.2 पेरिस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन 2025 में साइन किया गया था इंडिया एंड जापान के बीच में। ये जो इंडिया जापान जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म है इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिकार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र की बात करते हैं। जापान से ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि कार्बन को रिमूव करने में हेल्प करे वो इंडिया में ट्रांसफ़र हो, इसलिए साइन किया गया था इंडिया जापान जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म।
तो यहाँ पे ग्रीन इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन की बात की जाती है, जो एनडीसी टारगेट है उसको अचीव किया जाएगा, ये सोच के इंडिया जापान जॉइंट क्रिएटिंग मैकेनिज्म को यहाँ पे साइन किया गया। इसके अंदर एक बायलैटरल जॉइंट कमेटी है, थर्ड पार्टी वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन किया जाएगा, नेशनल रजिस्ट्रीज फॉर कार्बन क्रेडिट इसके अंदर देखने को मिलेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया जापान जॉइंट क्रिएटिंग मैकेनिज्म। बाकी जो कप सिरप है उसके रेगुलेशन की बात करें तो कप सिरप में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल का जो टॉक्सिक कॉन्टामिनेशन है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में था, जिसकी वजह से चाइल्ड डेथ हमको गम्बिया एंड उज्बेकिस्तान में देखने को मिला यार। तो यहाँ पे इसको तो ओवर द काउंटर अब नहीं मिल पाएगा ये, ठीक है, मैंडेटरी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंडेटरी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ये बोला गया, जो ड्रग रूल्स 1945 को उसको अमेंड किया गया, जो शेड्यूल के है के अंदर जो एक्सेप्शंस मिलते थे रूरल एरियाज़ में, है ना, जहाँ पे 1000 से कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे ओवर द काउंटर जाके दवाई दुकान में जाके आपको ये दवाई मिलेगा, मांगो तो मिल जाएगा, ऐसा था। बट उसको अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, शेड्यूल के को रिमूव कर दिया गया है, आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कफ सिरप नहीं मिलेगा यार। बाकी बिहार में भी न्यूज़ में था यार, कफ सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा था, बिकॉज ये ऑपियोइड है, तो यहाँ पे एडिटिव है, तो नशे के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था बिहार के अंदर। बाकी इसलिए न्यूज़ में ये था, अभी दोनों तरफ से न्यूज़ में था, बिहार के अंदर भी और यहाँ पे कफ सिरप का जो रेगुलेशन है, बिकॉज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की मैंडेटरी कर दिया गया कफ सिरप को लेने के लिए, तो इसके लिए भी न्यूज़ में था। सो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल की बात करें तो ये सेफ़ है ओनली अगर लाइसेंस फार्मेसिस्ट, मतलब इसको लाइसेंस फार्मेसिस्ट ही सेल कर पाएंगे यार, कोई भी ऐसा फार्मेसिस्ट नॉर्मल आया और बेस्ट कफ सिरप बनाऊंगा बोलेगा तो नहीं बेच पाएगा वो। और मॉनिटरिंग इंप्रूव किया गया, क्वालिटी कंट्रोल को यहाँ पे इंप्रूव किया गया यार। बाकी WT मरुत जो है विंड एनर्जी पोर्टल, ये न्यूज़ में था। WT मरुत जो है वो सप्लाई चेन की विजिबिलिटी की बात करता है, सप्लायर डिस्कवरी एंड क्वालिफिकेशन की बात करता है, ALMM कंप्लायंस सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करता है। जो विंड एनर्जी स्टेटस है इंडिया का उसको ये बताता है, लाइक हमारे पास 56 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है, हमारे पास पोटेंशियल कितना 1164 गीगावाट का, हमारे पास 20% ग्लोबल एक्सपोर्ट करने की हमने टारगेट बनाया है यार 2040 तक। बाकी जो इन्वॉल्व एंटिटीज़ हैं इसके अंदर, विंड टर्बाइन मरुत विंड एनर्जी पोर्टल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे इसके अंदर इन्वॉल्व है, एंड इंडिया टर्बाइन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे WT अमृत विंड पोर्टल को देख रहे हैं यार। सो ये हमने बात की अबाउट द करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़ में थे। यहाँ पे माइंड मैप्स की बात की 17 जून 2026 की। नेक्स्ट 18 जून के जो करंट अफेयर माइंड मैप्स है उसकी बात करें तो यहाँ पे जो RBI का जो सरप्लस ट्रांसफ़र फ्रेमवर्क है ये न्यूज़ में था, मतलब RBI ने जो सरप्लस है वो सेंट्रल बैंक को दिया। यहाँ पे यार अराउंड 2.87 लाख करोड़ का ट्रांसफ़र हुआ RBI से सेंट्रल बैंक में। तो एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर ये ट्रांसफ़र हुआ। ये नॉन टैक्स रिवेन्यू जनरेशन के अंदर आता है कि यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा ही मिल जाता है भाई, नॉन टैक्स रिवेन्यू है ये। बाकी जो अब सरप्लस एवं रिस्क बफर जो है वो दिया गया यहाँ पे। जो RBI का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये बात करें तो 20.6% बैलेंस शीट का एक्सपांसन होगा, 26% ऑफ द ग्रॉस इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगा यार। स्ट्रेटेजिक करेंसी इंटरवेंशंस करता है RBI जो है, गोल्ड लिक्विडेशन फॉर फॉरेन एसेट ये करता है। तो ये RBI का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। बाकी जो फिजिकल फेडरलिज्म का जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि बिकॉज RBI ने सीधा सीधा सेंट्रल को दे दिया यार, तो स्टेट को मिला नहीं, तो एसिमेट्रिक फिजिकल सेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है, स्टेट को उतना नहीं मिल रहा है। सो जीरो ऑटोमेटिक स्टेट डिवोल्यूशन यार। आर्टिकल 293 जो है जो कि बोरोइंग सीलिंग लगाता है स्टेट पे, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा अपने को। रीजनल रिसोर्स इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, कहीं पे ज़्यादा पैसा कहीं पे कम पैसा। So the institutional challenges to this RBI surplus transfer is that the risk to central bank impedance, अगर हम जो सेंट्रल बैंक है उसका इंडिपेंडेंस पे यहाँ पे हमको इशू है यार एक तरह से, है ना। एंड जो एग्जीक्यूटिव स्पेंडिंग का जो प्रेशर है वो हमको देखने को मिलेगा। एक्टिव पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का रिस्क रहता है, ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पे हमको कमी देखने को मिलेगी। बाकी व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, करना क्या चाहिए, तो एक प्रूडेंट कैपिटल फ्रेमवर्क लिमिट लगाना होगा, है ना। जो नॉन टैक्स रिवॉल्यूशन है उसको रिव्यू करना होगा। एक ट्रांसपेरेंट पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग की ज़रूरत है अपने को। फिस्कल मॉनेटरी इंडिपेंडेंस रिव्यू की ज़रूरत है अपने को। तो ये हमने पास देखा RBI सरप्लस ट्रांसफ़र फ्रेमवर्क के बारे में। नेक्स्ट जो डिफेंस डिकेड ट्रांसफॉर्मेशन है 2014 से 26 तक, ये डिफेंस डिकेड ट्रांसफॉर्मेशन रहा था और डिफेंस डिकेड है ये 2014 से 26 तक।
बाकी इसके बारे में आर्टिकल आया था, इसके बारे में बात करें तो जो मैक्रो फिजिकल एलोकेशन है डिफेंस सेक्टर वो बढ़ रहा है ना। अराउंड 7.85 लाख करोड़ जो है वो डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे दिया जाता है बजट एलोकेशन। 2.19 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। अराउंड 112% इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्पेंडिंग पे ये बढ़ा है यार। इंडस्ट्रियल डेप्थ एंड रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो इंडिजिनस प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया, यहाँ पे वैल्यू सर्च देखने को मिला। 24% जो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज हैं वो ट्रिपल हो चुके हैं, है ना। एंड 7 कॉर्पोरेट DPSUs यहाँ पे हमको रिस्ट्रक्चर करके बनाया गया है। यहाँ पे 6,670 करोड़ का फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो हमको देखने को मिला है। जो ग्लोबल एक्सपोर्ट एंड इंडिजिनाइजेशन की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अराउंड 3,424 करोड़ तक हमारे पास 5,500% यहाँ पे एक्सपोर्ट सर्च देखने को मिला। हम 80+ सोवरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। 145 स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट एंटिटीज़ हैं हमारे पास। तो जो 65% जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है वो भी हम डोमेस्टिकली ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट एंड इंडिजिनाइजेशन की बात की डिफेंस सेक्टर में। बाकी जो गवर्नेंस स्ट्रेंथ है आईडेक्स को मैनेज इनोवेशन के तौर पे यहाँ पे देखने को मिला। 5,000 से ज़्यादा फेस्ड इंडिजिनाइजेशन आइटम्स हमको देखने को मिले। यूपी एंड तमिलनाडु जो है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डिफेंस सेक्टर के तौर पे बनाया गया। सृजन DEEP सप्लाई चेन डेटाबेस यहाँ पे लाया गया यार, जिससे हमारे पास डिफेंस सेक्टर को यहाँ पे और भी स्मूदन कर सकें। एक यूनिफाइड डिफेंस टेस्टिंग पोर्टल बनाया गया। टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन की बात करें तो मिशन साक्षी एसेट कैपेबिलिटीज़ है वो हमने देखा। मिशन दिव्यास्त्र MIRV टेस्टिंग हमने देखने को मिला। ये सब हमने हासिल किया, ये सब हमने फुलफिल किया यार। हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट ग्राम टेस्ट किया गया हमारे द्वारा। जो तेजस MK-1A एंड प्रचंड अप्रूवल है वो भी एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पिन सबमरीन जो है वो भी एक तरह से टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन हमने हासिल किया। तो चैलेंजेस भी हैं साथ साथ डिफेंस सेक्टर में, लाइक जो टेक एब्जॉर्प्शन टाइमलाइन है उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है यार। इंडस्ट्रियल स्किल डेफिसिट को ब्रिज करना होगा, है ना। स्ट्रीमलाइन करना होगा जो लोकल अप्रूवल है, लाइक जो इंटरस्टेट कॉरिडोर्स हैं उनको यहाँ पे बनाना होगा। जो ग्लोबल को प्रोडक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ग्लोबल को प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कंप्लीट करना होगा। तो करने की ज़रूरत क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार। जो हमारे पास 5,000 करोड़ का जो एनुअल 2029 का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो पूरा करना, अभी 35,000 पर ये कर रहे हैं, हमको ये 50,000 तक करना होगा, ठीक है। जो 60% इंजीनियर्स मैंडेट को फुलफिल करने की ज़रूरत है यार। जो डीप टेक ग्रांट्स हैं उसको स्केल करना होगा। मेरिट एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को बॉर्डन करने की जरूरत है। दीज आर दी वे फॉरवर्ड फॉर द डिफेंस सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं यार, जो एजुकेशन स्पेंडिंग है उसके अंदर इंक्रीज करने की ज़रूरत है। 6% तक GDP इसकी बात की गई यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने रिकमेंड किया कि भाई 6% ऑफ GDP तक आप एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग को बढ़ाओ, है ना। जो 381st एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है उसके ऊपर ये बात की गया, जिससे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ जो टारगेट्स हैं उसके साथ ये अलाइन होंगे। बिकॉज अभी जो आप स्पेंड कर रहे हो वो बहुत कम है यार। तो हायर एजुकेशन ग्रांट्स देने पड़ेंगे 2025-26 के लिए। इस चीज़ के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बोला गया कि आप अपना स्पेंडिंग को बढ़ाओ। ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी था इसने रिकमेंड किया, इसकी फाइंडिंग्स की बात करें तो इसने बोला कि देखो भाई स्पेंडिंग गैप देखने को मिल रहा है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो टारगेट है कि 6% ऑफ GDP आप एजुकेशन पे खर्चा करना है, बाकी जो है 4.12% ही यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है 2021-22 की बात करें तो 4.12% ही खर्चा किया जा रहा है। जो बजटरी ट्रेंड है इनएडुकेट बजट ग्रोथ जो 2025-26 में देखने को मिला, है ना। एंड रिकमेंडेड 8 to 10% एनुअल इंक्रीज करना है, इसकी बात भी नहीं मानी गई यार। जो स्टेगनेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो रुक गया है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रुक गया है भाई एक प्रकार से। इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की बात करें, देखो भाई हमारा जो बगल वाला देश है भूटान, वो 7.47% ऑफ GDP एजुकेशन पे खर्चा करता है। मालदीव जो है वो हमसे ज़्यादा 4.67% ऑफ GDP खर्चा करता है, और हम क्या करते हैं देखो। बाकी हायर एजुकेशन में जब स्पेंडिंग हम बढ़ाते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ हायर स्पेंडिंग, तो ये जो लर्निंग आउटकम्स है वो एनहांस होगा, इनोवेशन बढ़ेगा।
जो वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी जब हम एजुकेशन में स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड डिजिटल लर्निंग देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आएगा। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो है सुपर एलिनो यहाँ पे न्यूज़ में था यार। सुपर एलिनो जो है ये एनॉमलस जो सी सरफेस वार्मिंग है सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में। जनरली ये सपोज यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन हो गया, इधर हमारे पास नॉर्थ साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो जनरली यहाँ पे जो सेंट्रल पैसिफिक जब वार्म होता है तो इस जो वार्मिंग है ये ट्रेड विंड्स उधर यहाँ पे ले आया जाता है इस तरह से जो वेस्टर्न पैसिफिक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये विंड्स जो है कमज़ोर हो गए हैं, इसकी वजह से ये वार्मिंग इधर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्लाउड बन रहे हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है। सो जो टेम्परेचर डिपार्चर है वो मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस का हो जा रहा है। लगातार इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो मॉनिटर कर रहा है। जो ये फॉर्मेशन के मैकेनिज्म की बात करें, सुपर एलिनो जो है वो स्लैकिंग ऑफ द ट्रेड विंड कमज़ोर हो जाते हैं, तो वाटर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, वार्म वाटर ड्रिफ्ट हो जाता है। सेल्फ रिइंफोर्सिंग फीडबैक लूप देखने को मिलता है, इससे क्लाइमेट चेंज मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सुपर एलिनो का जो साउथ एशियन मानसून है वो सप्रेस हो सकता है। रेनफॉल पैटर्न इरेटिक हो सकता है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश कहीं पे बहुत कम बारिश। बाकी जो इंडियन ओशन डाइपोल का है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो वेरिएबल है। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो रेन क्या होता है ज़्यादा होता है, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो रेन क्या होता है कम होता है। अगर ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के साथ कोइंसाइड करेगा तो जो इसका इफेक्ट है वो कम हो सकता है। बाकी सुपर एलिनो का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है यार, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन कर सकता है ये सीवियरली, जो ट्रांसलेशनल ड्रॉट्स कर सकता है यार, ग्लोबल टेम्परेचर थ्रेशोल्ड को यहाँ पे ब्रीच कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट की, रिलॉस की। तो ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज इंडिया रशिया का एक बायलैटरल एग्रीमेंट है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक, है ना। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो है यहाँ पे नॉन ऑफेंसिव मिलिट्री कोऑपरेशन की बात की जा रही है कि हम आपका बेस को इस्तेमाल करेंगे, आप अपना हमारा बेस को इस्तेमाल करना। ये एयरफील्ड एंड बेसिस के यूज़ रेसिप्रोकली यूज़ करने के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल फ्रेमवर्क के अंदर ये चलता है। टाइमलाइन की बात करें तो देखो ये फरवरी 2018 में साइन किया गया था। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो है जनवरी 2026 से ऑपरेशनल है। 5 साल की इसकी वैलिडिटी है यार। कितने साल की वैलिडिटी है ये जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, 5 साल। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिंप्लीफाई करना है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी है उसको, एंड अकाउंटिंग सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करना है, जो टर्न अराउंड टाइम्स है उसको एक्सेलरेट करना है, ऑपरेशनल रीच को एक्सटेंड करना है। की फीचर्स की बात करें तो ऑपरेशनल जो ओकेजन्स हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है, मिलिट्री ट्रेनिंग किया जाता है, HADR ऑपरेशंस जो हैं, शेड्यूल पोर्ट विजिट जो है वो किए जाते हैं एक दूसरे के बेसिस में। यहाँ पे 3000 पर्सनल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैप के लिए रखे जाते हैं। स्ट्रिक्ट नॉन बेसिंग क्लॉज देखने को मिला है। बाकी जो लॉजिस्टिक कवरेज की बात करें तो फूड वाटर एंड बिल्टिंग के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स यहाँ पे एक दूसरे का इस्तेमाल किए जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंस एंड स्टोरेज कर प्रोवाइड किया जाएगा एक दूसरे को। पोर्ट रिपेयर ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। सपोज मेरा ख़राब हो गया, मैं उसके हवाई जहाज़ के पास में, तो वहाँ जाके मैं रिपेयर करा सकता हूँ। स्पेयर पार्ट्स एंड मेंटेनेंस भी करा सकता हूँ। नेक्स्ट जो प्रीलिम्स से शुरू टॉपिक्स हैं उसकी बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन न्यूज़ में था। NSC जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके नेचर की बात करें तो इट इज़ एन एम्पावर्ड ऑटोनोमस एडवाइजरी बॉडी, सेंट्रलाइज रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है ये। रंगराजन कमीशन के रिकमेंडेशन पे 2000 में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में बनाने के बारे में बताया गया। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाने के बारे में बोला गया। एक मैंडेट जो कि यहाँ पे जुलाई 2026 में आया था उसके अंदर भी ये बनाने के बारे में बोला गया था। बाकी जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन इसका गवर्नेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो पार्ट टाइम चेयरमैन होगा, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। CEO ऑफ नीति आयोग जो होगा एक्स ऑफिसो मेंबर होगा। चीफ सेक्रेटरी जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है ऑफ इंडिया जो कि सेक्रेटरी लेवल होता है, IAS ऑफिसर होता है, वो इसका मेंबर होंगे। ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का काम क्या है, नेशनल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाएगा, इंटरेजेंसी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, एक इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिकल ऑडिट करने में हेल्प करेगा और रिव्यू करेगा चीज़ों को। बीजेपी हाईजैकिंग न्यूज़ में था बिकॉज टेलीग्राम को यहाँ पे न्यूज़ पेपर लीक के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा बैन किया गया। तो डेफिनेशन की बात करें तो बीजेपी मतलब क्या है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल साइबर टैक्टिकल इवेंट, ठीक है। बीजेपी हाईजैकिंग एक मलिशियस और फिर एक्सीडेंटल ट्रैफिक मिसडायरेक्शन है। ये क्या करता है, ऑटोनोमस सिस्टम है, फॉल्स IP एड्रेस को यहाँ पर एडवर्टाइज करता है,
तो ट्रस्ट जो है रूटिंग पाथवे में यहाँ पे ट्रस्ट रखता है कि इधर से उधर भेज देता है। इसके अंदर की टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो एक रूट एग्रेसिव प्रेफरेंस है, ट्रैफिक ब्लैक होलिंग देखने को मिलता है, मैन इन द मिडिल कैपेसिटी है यार, कास्केडिंग ग्लोबल प्रोपागेशन देखने को मिल रहा है। बाकी इससे अनइंटेंडेड डिस्ट्रप्शंस भी हो सकते हैं, डिजिटल सर्विस फेलियर हो सकता है, डाटा इंटरसेप्शन एंड एक्सप्लॉइट चोरी किया जा सकता है। बाकी हमारे लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ यार। नेक्स्ट जो यूएस स्पेसिफिक कमांड है, यूएस पाकॉम की बात करें तो ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट वर्सेस ज्योग्राफिकल कमांड की बात की जा रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब ये ओल्डेस्ट यूएस ज्योग्राफिकल कमांड सेंटर है, ओल्डेस्ट या फिर लार्जेस्ट भी है यार, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूएस स्पेसिफिक कमांड का, हवाई में। इसका वास्ट एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रखता है, जॉइंट फोर्स इंटीग्रेशन है ना, थिएटर सिक्योरिटी कोऑपरेशन करता है, एचएडीआर ऑपरेशंस ये करता है। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस की बात करें तो चाइना के जो एंगेजमेंट है उसके रेफरेंस में यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिला यार। डाउट है ऑन द क्वाड एम्फेसिस एंड रिड्यूस करता है जो फोकस ऑन इंडियन सेंट्रलिटी। जो पद्मा बैरेज रिवर है न्यूज़ में था, जो बैरेज प्रोजेक्ट है एक ट्रांसबाउंड्री वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, 180 किलोमीटर का डाउन स्ट्रीम जो है फर्राका बैरेज उसमें देखने को मिलता है। इसका लेंथ कितना है बैरेज का, 2.1, ये बांध है जो 2.1 किलोमीटर का लेंथ है। यहाँ पे अराउंड 29,000 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर रख सकता है। जो पद्मा रिवर है उसकी बात करें तो ये मेन डाउन स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब गंगा जाके बाद में यही बनाता है पद्मा। ओरिजिनेट करता है देवप्रयाग में, गंगा ही जाके बाद में क्या बना गया, पद्मा, मतलब गंगा जो है बाद में जाके क्या कहलाता है वहाँ पे, जमुना। एंड मेघा जो है उधर से ब्रह्मपुत्र आया। सो नेम्ड पद्मा आफ्टर समगंज एंट्री, जब ये समगंज एंट्री कहा जाता है इसको पद्मा कहा जाता है। गंगा को एक प्रकार से आप बोल सकते हो कॉन्फ्लुएंस विद जमुना एंड मेघा, कॉन्फ्लुएंस विद जमुना एंड मेघा। पद्मा मेनली ये है कि देखो पद्मा जो नदी है ना, जमुना एंड मेघा मिलने से बनती है। बाकी जो जियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फीचर की बात करें तो डेल्टिक प्लेन, फ्लड वल्नरेबिलिटी है यहाँ पे, हाई सिल्ट सिंकिंग मैकेनिज्म है, क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स कैरियर है। तो चीज़ें समझें यार, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। देखो यहाँ से आ रहा है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को क्या नाम दिया, वहाँ पे जमुना नाम देते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। इधर से आ रहा है गंगा, गंगा को क्या नाम दिया यहाँ पे, पद्मा, ठीक है। तो ये आगे बढ़ के क्या नाम आता है, ये पद्मा ही चलता रहता है ये नाम, ठीक है। एंड ये जो है जमुना, मेघा की एक नदी और वह वहाँ पे मेघा नदी वो आके यहाँ पे मिलती है, और मेघना नदी जो बोलते हैं वो भी जाके आगे मिल जाती है, इसको क्या नाम बोलते हैं, पद्मा। तो पद्मा इज द डाउन स्ट्रीम और डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इस पद्मा नदी के ऊपर बैरेज बनाया जा रहा है, पद्मा बैरेज, ठीक है यार। सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो करंट अफेयर माइनर्स की बात करते हैं 19 जून की, तो यहाँ पे जो G7 समिट है एंड इंडिया का जो एंगेजमेंट है G7 के अंदर वो न्यूज़ में था, बिकॉज जून में यहाँ पे फ्रांस में 52nd G7 समिट हुआ था। इसका थीम क्या है भाई, फोरेजिंग न्यू पार्टनरशिप, ये थीम इम्पॉर्टेंट है। एंड की आउटकम्स की बात करें तो जो G7 समिट हुआ था इसमें जो सपोर्ट है फॉर यूक्रेन एंड मिडिल ईस्ट पीस, इसकी मिडिल ईस्ट पीस की बात की गई। जो ग्लोबल एआई फ्रेमवर्क बनाने के ऊपर कंसेंसस रखना है ये बोला गया। सप्लाई चेन रेजिलियंस को एक्सपांड करना होगा। G7 2030 नेचर कॉम्पैक्ट रिव्यू के बारे में बात किया गया। जो ग्लोबल साउथ आउटरीच सेशन है ये कंडक्ट किया गया यार। नेक्स्ट जो है इंडिया की मैसेज की बात करें तो इंडिया के लिए क्या मैसेज हमको G7 समिट से देखने को मिला यार। एड्रेस किया गया जो ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट है उसको, मतलब की मैसेज जो है यहाँ पे इंडिया ने जो G7 में दिया कि हमको एड्रेस करना है जो ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट है उसको। इक्वल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात की गई। ग्रेटर ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन जो है, ग्रेटर ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन को हमको बढ़ाना है यार। इंडिया अफ्रीका जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन है उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई। इंडिया ने एक मैसेज दिया G7 समिट के मंच से।
बाकी G7 की बात करें तो 7 एडवांस इकोनॉमीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर्स हैं। 7 एडवांस इकोनॉमीज़ के अंदर कौन है? जापान है, यूएस है, यूके है, जर्मनी। देखो याद रखना, यूएस, यूके एंड कनाडा को याद रखो, फिर जर्मनी, इटली एंड फ्रांस वहीं पास में, फिर एक जापान जो है। ये 7 एडवांस इकोनॉमीज़ जो है इसका पार्ट है, प्लस यूरोपियन यूनियन। जो गोल है इसका, जो G7 है उसका, स्टेबिलिटी लाना, ग्रोथ लाना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट करना है। बाकी नेचर की बात करें तो इनफॉर्मल फोरम है फॉर, मतलब एक तरह से ये जो है कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं कि इसमें जो डिसीजन हो तो मानना ही पड़ेगा, सो नो बाइंडिंग अथॉरिटी। इनफॉर्मल फोरम है ये विथ नो बाइंडिंग अथॉरिटी। वर्किंग मेथड की बात करें तो ये इसके जो प्रेसिडेंसी है हर साल रोटेट करता है यार, एनुअली। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक रोल रहा है यहाँ पे G7 के अंदर, तो इंडिया जो है वो एनुअल पार्टनर रहा है 2019 से यार। प्राइमरी जो इंटरलोकेटर है फॉर दी ग्लोबल साउथ, फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के अंदर आता है इंडिया। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एंकर के तौर पे यहाँ पे ये देखने को मिलता है। एंड जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लीडर के तौर पे इंडिया ने यहाँ पे अपना रोल को यहाँ पे दर्शाया है G7 समिट में। बाकी जो लिमिटेशन एंड चैलेंजेस हैं उसकी बात करें तो G7 की क्या क्या वीकनेस है यार, देखो जो है ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, देखो 7 और यूरोपियन यूनियन बस। वेस्टर्न सेंट्रिक एजेंडाज होते हैं ज़्यादातर इसके, है ना। जो ग्लोबल जीडीपी का शेयर बहुत तेज़ी से इनका डिक्लाइन होते जा रहा है। एंड इंटरनल जो मेंबर्स हैं उनमें आपस में मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं। चैलेंजेस इंडिया के लिए क्या है G7 के अंदर कि हमको वेस्ट को भी बैलेंस करना है, रशिया का भी रिलेशन को बैलेंस करना है, बिकॉज रशिया जो है G7 समिट से अलग रहता है, उसको अपना अपोजिट मानता है। तो ग्लोबल ट्रेंड प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, वो भी एक चैलेंज है इंडिया के लिए यार। जियोपॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, लाइक जो यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है, वो चैलेंज है इंडिया के लिए, बिकॉज उससे अपना जो इंटरेस्ट है वो हार्म हो जाता है। किसकी बात मानेंगे? ईरान तो हमारा दोस्त था, लेकिन हमारे पास अमेरिका भी दोस्त है, दोनों दोस्त के बीच लड़ाई हो जाएगा तो हम किसी का तो साथ देना पड़ेगा, वहीं दूसरा हमारे ऊपर सेंक्शन लगा दिया तो अमेरिका की तरफ टिल्टेड है। तो ये सब चीज़ें हैं, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। रसिया अपना दोस्त है, रसिया जो है G7 से दूर रहता है, तो अगर हम G7 में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होंगे तो रसिया बोलेगा भाई तू देख मेरे दुश्मन से तू हाथ मिला रहा है। तो ये सब जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। बाकी एआई एंड टेक गवर्नेंस के अंदर इंडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया, तो करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो जो मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है उसको हमको एक्सपांड करने की जरूरत है थ्रू G20, ब्रिक्स, है ना। हमें एक तरह से क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर चैंपियन बनना भी जरूरी होगा, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा यार। एंड डिफेंस इकोनॉमिक एंड टेक पार्टनरशिप, जो इकोनॉमिक एंड टेक पार्टनरशिप उसको भी गहरा करना होगा। सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म जो है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस है, इसको इंश्योर करना होगा आगे बढ़ते हुए दुनिया को देखते हुए। सो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव इन इंडिया की। तो यहाँ पे न्यूज़ में ये था कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल के अंदर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें जो रूरल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये पूछा जाता है कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। जो रूरल मिनिस्ट्री अथॉरिटी है ये क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इसको यहाँ पे देखेगा। की फीचर्स की बात करें, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल है तो एक ट्रांसपेरेंट सर्टिफिकेशन देने की बात करता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस पे आपको टिके रहना पड़ेगा। ट्रेसेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को। मार्केट फैसिलिटेशन करता है। सिग्निफिकेंस क्या है? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है किसी भी जो भी चीज़ को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सपोज को ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने बनाया, कोई कंपनी है, तो उसको यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसको ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल के अंदर यहाँ पे लिस्ट किया गया ना। स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेशन होता है। ग्लोबल हब एम्बिशन को यहाँ पे ये देखते हुए इसको लाया गया ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल को। बाकी जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके बारे में बात करें, 2023 में लॉन्च किया गया था। इधर 20,000 करोड़ का आउटले था। 2030 तक का जो टारगेट यहाँ पे सेट किया गया अंडर द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसकी बात करें तो 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एनुअल प्रोडक्शन जो है हाइड्रोजन को बनाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है ग्रीन एंड ग्रीन तरीके से हमने हाइड्रोजन बनाया। ग्रीन मतलब क्या? हमने इलेक्ट्रिसिटी को तोड़ के ही हमने क्या, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ही, वाटर को तोड़ के ही क्या बनाया? हमने हाइड्रोजन बनाया। बट जो इलेक्ट्रिसिटी था ये रिन्यूएबल सोर्सेज से आया, लाइक सोलर और विंड, इसीलिए नाम क्या दिया? ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो 5 मिलियन मैट्रिक टन्स का एनुअल हमारे पास प्रोडक्शन करने का टारगेट रखा है 2030 तक।
बाकी जो रिन्यूएबल कैपेबिलिटीज़ हैं 125 गीगावाट तक ये पहुंचाएंगे। 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, 6 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, 1 लाख करोड़ का इम्पोर्ट रिडक्शन करेंगे एंड 50 मिलियन मेट्रिक टन CO2 जो एमिशन है उसको अवॉइड करेंगे हम थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बाकी जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है उसके बारे में बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन मैंने बताया भाई। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो सोलर और विंड एनर्जी है। प्रोसेस क्या है, वाटर के इलेक्ट्रोसिटी से बनाते हैं हाइड्रोजन को। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलता है यार, है ना। एप्लीकेशन क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका फॉर फ्यूल के तौर पे। बाकी जो ग्रे हाइड्रोजन है, ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन जो है फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से जो हाइड्रोजन निकलता है, जो एनर्जी निकलता है, तो ये डायरेक्ट रिलीज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का देखने को मिलता है। ब्लू हाइड्रोजन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, है ना। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी के साथ ये रिलेटेड है। कार्बन जो रिलीज होगा, ब्लू हाइड्रोजन तब बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल जलाने से एनर्जी रिलीज हो रहा है, बट इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड आया ना, इसको हमने क्या कर लिया, कैप्चर करके स्टोर कर लिया, इसलिए क्या नाम दिया, ब्लू हाइड्रोजन। तो ग्रे एंड ब्लू दोनों में जो सोर्स है ये फॉसिल फ्यूल ही है, बट ब्लू में क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सोर्स है डायरेक्टली यहाँ पे रिलीज कर दिया जा रहा है एटमॉस्फेयर में ग्रे। बाकी ब्लू में ये क्या किया जा रहा है, इसको स्टोर कर लिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो एक्वस जिंक आयन बैटरीज हैं, है ना, उनके ऊपर एक बीडीम जो है एडिटिव यहाँ पे न्यूज़ में देखने को मिला था। ये जो है ये INST मोहाली के द्वारा डेवलप किया गया है। जो बीडीम इलेक्ट्रोलाइट है, ये एडिटिव जो है, ये जो जिंक आयन बैटरीज है, इसका एडवांटेज ये क्या होता है कि अबंडेंस होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं यार, सेफ वाया वाटर बेस्ड जो इलेक्ट्रोलाइट है उनसे सेफ होता है ये। लार्ज स्केल ग्रिड स्टोरेज पोटेंशियल है, मतलब एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ग्रिड से जो एनर्जी है उनको। बाकी ये जो बीडीम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बनाया गया, उसने ये जो एडवांस जिंक आयन बैटरीज है उनके जो लाइफ है उसको बढ़ा रहा है, ये हेल्प कर रहा है। बिकॉज इसके अंदर कुछ कमियां हैं, लाइक जो जिंक जो है उसका डेंड्राइटिक ग्रोथ देखने को मिलता है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है, एनोड का कोरोजन होता है, इसकी वजह से ये जो जिंक आयन बैटरीज हैं उनके अंदर नुकसान की बात है। बाकी जो आने वाला बीडीम इलेक्ट्रोलाइट को जो खोजा गया किसके द्वारा, INST मोहाली के द्वारा, इसका सिंथेसिस कैसे होता है बोले तो सस्टेनेबल केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। ग्लूटामिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्लाइऑक्सल से यहाँ पे ये बनाया जाता है। तो उतना ज़्यादा ऐसे नहीं कि कम मिलेगा, तो सस्टेनेबल केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। लाइपोलाइजेशन जो है दैट इज़ फ्रीज ड्राइंग से ये बनाया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो इनर हेल्मो जो इनर हेल्मोन्स प्लेन है उसको टारगेट करता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट करता है फ्रॉम द जिंक सरफेस, तो प्रिवेंट करता है ना, मतलब इससे क्या करता है, प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन करता है और एनोड एनोड जाके चिपक जाते हैं ये। तो जो HER रिएक्शन है यहाँ पे, ये जो HER रिएक्शन जिसका हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन, इसकी वजह से इसके लाइफ कम हो रहा था उसको क्या करता है, सप्रेस करता है। सरफेस क्रोजन जो कि क्या होता है, बॉटल नेक है, डिसएडवांटेज है, वो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एंड यूनिफॉर्म जिंक डिपोजिशन करता है यार, है ना, जेनेटिक ग्रोथ होता है, यूनिफॉर्म जिंक डिपोजिशन करता है। तो ये जो है बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएगा इस दुनिया में, जिंक आयन बैटरीज की दुनिया में, जो बीडीम इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव है वो, है ना। सो इसके जो एडवांस डायग्नोस्टिक टूल की बात करें तो अल्ट्रा माइक्रो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे जो है, जो कि डायमेंशन जो है 50 माइक्रोमीटर, इसका डायमेंशन कम होता है, रेडियल डिफ्यूजन बिहेवियर शो करते हैं। दिस आर दी एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स यार। फास्ट स्कैन साइक्लिक वोल्टामीटर्स की बात करें जो कि चार्ज ट्रांसफर शिफ्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ऑन दी मैन ट्रांसफर काइनेटिक्स और मास ट्रांसफर काइनेटिक्स। तो एप्लीकेशन क्या है भाई जिंक आयन बैटरीज का, जो ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज, जो सोलर एंड विंड से एनर्जी जनरेट होता है उनमें स्टोर करने के लिए जिंक आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। सस्टेनेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल पावर बैकअप है ना, एनर्जी को एक तरह से बैकअप रखने के लिए इन्वर्टर्स के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझनी आने वाले समय में। जो बीडीम एडिटिव है वो इसके कॉस्ट को बहुत आसान सस्ता कर देगा यार, ठीक है, और ये इसके एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो CAG रिपोर्ट है ऑन स्टेट फाइनेंस 2025 का, ये यहाँ पे आया था।
तो यहाँ पे जो सीएजी ने रिपोर्ट में बताया कि जो सब्सिडीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, जो ग्रोइंग ट्रेंड है वो बताया सीएजी ने कि जो फाइनेंशियल ईयर 2016 है से फाइनेंशियल 2025 तक ट्रिपल हो चुका है सब्सिडी बर्डन यार ना। ग्रोथ जो है सब्सिडी 3 गुना हो चुका है। 4.4 लाख करोड़ की एब्सोल्यूट स्पेंडिंग हमको सब्सिडीज़ में देखने को मिल रही है और ये टोटल एक्सपेंडिचर से 2.3x से 3x तक टोटल एक्सपेंडिचर का है, ये 3 गुना है। बाकी जो फिजिकल स्ट्रेस जिसका पड़ रहा है अराउंड ये 10.2% टोटल जीडीपी का सब्सिडीज़ में जा रहा है या डबल डिजिट प्रोपोर्शन में पहली बार आया है सब्सिडीज़ जो है ना। सेक्टरल डोमिनेंस की बात करें तो एनर्जी एंड पावर सेक्टर में 43% ऑफ द सब्सिडीज़ जा रहा है, एग्रीकल्चर में 30% ऑफ द सब्सिडीज़ जा रहा है, लोन वीवर एंड सीड सपोर्ट के फॉर्म में ये सब्सिडीज़ जा रहे हैं। रीजनल कंसंट्रेशन की बात करें तो टॉप 5 जो स्टेट्स हैं दे कंज्यूम अराउंड 54% सब्सिडीज़ यार। हायर जो स्पेंडर्स है उसमें कर्नाटका एंड पंजाब है। जो लिंक स्पेंडिंग है लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड केरला जो है ज़्यादा स्पेंड नहीं करता क्या सब्सिडीज़ में। जो ऑफिस ऑफ सीएजी इसके बारे में बात करें तो लीगल फाउंडेशन जो है आर्टिकल 148 के अंदर बोला गया कि सीएजी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है। की फंक्शन की बात करें तो ऑडिट करना काम है गवर्नमेंट अकाउंट्स का, लेजिस्लेचर को रिपोर्ट करता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस को ऑडिट करता है ना। कस्टोडियन है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है सीएफआई है उसका स्पेशल ऑडिट भी कर सकता है ये जिसको वो चाहे। बाकी सीजी के बाद जो प्रीलिम्स वाले छोटे टॉपिक्स हैं उसमें ये त्रिशा सैटेलाइट न्यूज़ में था 2026 में लॉन्च किया गया था इंडिया के इसरो एंड फ्रांस के सीएनईएस के द्वारा। लॉन्च व्हीकल की बात करें तो ये जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा एंड इसरो का जो पीएसएलवी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मॉनिटर वाटर रिसोर्सेज यार, असेस करना एग्रीकल्चर को, क्लाइमेट चेंज को, वाटर जो स्ट्रेस है, क्रॉप हेल्थ है उसको ये ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है, किया जाएगा। टेक्निकल पेलोड की बात करें तो एक टीआईआर है ऑफ दी फ्रांस का सीएनईएस का जो टीआईआर है वो लैंड सरफेस टेम्परेचर को नापता है और इसरो का जो वीएनआईआर स्वीर है वो वेजिटेशन एंड जियोफिजिकल पैरामीटर्स को नापता है एंड ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा अराउंड 760 किलोमीटर ऊपर। दो चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा सैटेलाइट जो है वो पीएसएलवी से भेजा जाएगा एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव्स याद रखना है कि वाटर रिसोर्स को, एग्रीकल्चर को एंड वाटर स्ट्रेस को, क्लाइमेट चेंज को, क्रॉप हेल्थ को ये मैनेज ट्रैक करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है भारत बिल्ड कॉन की बात करें 2026 की तो ये यस भूमि न्यू दिल्ली में हुआ था। थीम क्या था ये भारत बिल्ड कॉन का, वन नेशन वन एक्सपो। यहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनका एक्सपो था तो 90+ कंट्रीज़ के जो कंपनीज देखने को मिले, 100 इंडियन सिटीज़ में यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई। नेक्स्ट सी बॉक्स 2.0 जो पोर्टल है मिशन शक्ति फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है उसके जो ग्रीवांसेस हैं, जो कंप्लेंट्स हैं उसको रिड्रेस करना, उसको सुलझाना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। इसके फीचर्स की बात करें तो शी बॉक्स 2.0 पोर्टल जो है एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, 22 लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड एक सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इंडिया एंड मंगोलिया, याद रखना खान क्वेस्ट जो है वो इंडिया एंड मंगोलिया का है ना। यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, कहाँ पे हुआ गया ये 5 फाइल जो ट्रेनिंग एरियाज है मंगोलिया वहाँ पे हुआ, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। बहुत सारे और भी मतलब एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। 40 मेंबर जो है जाट रेजिमेंट कंटीजेंट के यहाँ पे बिलोंग करते थे, उस वहाँ के मेंबर्स ने यहाँ पे ये ट्रेनिंग किया। 23rd बार ये हुआ, 2003 में पहली बार हुआ था। ये किस चीज़ पे फोकस करता है, जॉइंट प्लानिंग के ऊपर, पेट्रोलिंग के ऊपर, सिविलियन इवैक्यूएशन एंड जो आईईडी ड्रिल्स हैं उसके ऊपर ये फोकस करता है। तो याद रखना आपसे कोई पूछेगा खान क्वेस्ट, मैच द कॉलम बहुत आता है। खान क्वेस्ट इज अ मल्टीलेटरल और मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। नेक्स्ट जो है स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे न्यूज़ में था यार, जो कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो इंडियन ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद में यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट ऑफ है ना ऑयल जो है उसने यहाँ पे बनाया। बाकी ये एक बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलीमर लेयर से कोट करने की बात करता है सीड को, जिससे रैपिड जर्मिनेशन हो एंड रूट डेवलपमेंट हो।
क्लाइमेट जो है उसके रेजिलियंस प्रोवाइड करता है, जो बायोटिक स्ट्रेस है उनसे रेजिलियंस प्रोवाइड करता है यार, जो ईल्ड है उसको बढ़ाएगा, अराउंड 12% से 33% तक ईल्ड को बढ़ा देगा ये जो स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी है। एंड जो रेन फेड जहाँ पर बारिश कम होता है, मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर जहाँ पे किया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा ये सहायता हमको करेगा। सो ये हमने बात की अबाउट द करंट अफेयर्स विच इज़ इन न्यूज़ इन दी डेट ऑफ 19 जून 2026। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 जून 2026 के करंट अफेयर्स की। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये न्यूज़ में था यार, एफ ए टी एफ यहाँ पे इसके अंदर बात करें तो 1989 में ये एस्टेब्लिश किया गया था G7 समिट के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस के अंदर, विच इज़ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मैंडेट की बात करें तो ये FATF के अंदर यहाँ पे जो मैंडेट की इवोल्यूशन धीरे धीरे देखो, जब बनाया गया था 1989 में तो मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए इसको बनाया गया था। बट 2001 में यहाँ पे काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग की यहाँ पे इंक्लूड किया गया। फिर 2012 में प्रोलिफरेशन जो फाइनेंसिंग है वो सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। मतलब ये दिखेगा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस की बात करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश करता है, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग को देखता है यार, जो पीयर मॉनिटरिंग है मतलब म्यूचुअल इवेल्युएशन है उस वो एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, इसकी बात करें तो जो FATF प्लेनरी है इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर FATF है। FATF के अंदर एक FATF प्लेनरी है जो कि प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एक प्रेसिडेंट होगा, न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज FATF के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जो है विवेक अग्रवाल बने थे इंडिया के, है ना, तो इसीलिए न्यूज़ में थे यार, है ना। तो इसके बारे में प्रेसिडेंट की बात करें तो चीफ रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट को असिस्ट करेगा। 40 मेंबर्स होते हैं, 38 जुरिस्डिक्शन एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। 40 रिकमेंडेशन जो होते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स के लिए ये किए जाते हैं। बाकी जो इंडिया का रोल है FATF के अंदर तो फुल मेंबर है यार FATF का इंडिया जो है 2010 से। वाइस प्रेसिडेंट जो है विवेक अग्रवाल को यहाँ पे चूज़ किया गया है 2026-27 टर्म के लिए। एनफोर्समेंट एक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो इंडिया जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2002 में जो आया था उसको यहाँ पे एनफोर्स करने की कोशिश करेगा। एंड जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है वापा जो है 1967 में जो आया था उसको यहाँ पे एनफोर्स करने की बात करेगा। बाकी जो मॉनिटरिंग लिस्ट है FATF के अंदर यहाँ पे दो चीज़ें हमेशा न्यूज़ में आता है, एक होता है ग्रे लिस्ट, एक होता है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो FATF के अंदर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया मतलब आपके पास हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन है यार, लाइक सीरियस स्ट्रेटेजिक डिफिशिएंसीज आपको फेस करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस आपको फेस करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। जो करंट अभी जो कंट्रीज़ हैं जो कि ब्लैक लिस्ट है FATF के अंदर उसमें नॉर्थ कोरिया है, ईरान है एंड म्यांमार, तो इनके अंदर सेंक्शंस हैं, इकोनॉमिक सेंक्शंस लगे जाते हैं, फाइनेंशियल आइसोलेशन कर दिया जाता है इनको। बाकी जो ग्रे लिस्ट है इनके अंदर क्या होता है, इंक्रीज मॉनिटरिंग किया जाता है, लाइक स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज की कमी है अगर यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फिर काउंटर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको ठीक से नहीं कर रहे हैं तो इनको देखा जाता है। इसमें हाई स्क्रूटनी एंड रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज़ में होता है, बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकाज हो गए, एशिया पैसिफिक, यूरोप की बात करें, मिडिल ईस्ट, तो ये है ग्रे लिस्ट के अंदर। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, ब्लैक लिस्ट के अंदर 3 कंट्रीज़ हैं, एक है नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। बाकी जो FATF है इसका सिग्निफिकेंस क्या है यार, एक तरह से जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको सेफ गार्ड करता है, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो को एक तरह से कॉम्बैट करता है, रोकने की कोशिश करता है, एंड जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म है उससे लड़ता है FATF। नेक्स्ट जो सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे न्यूज़ में था बिकॉज जो है ना सिकल सेल को एलिमिनेट करेंगे टारगेट से पहले ऐसी बात की गई थी। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करें तो डिसीज प्रोफाइल की बात करें तो देखो भाई ये इनहेरिटेड सिंगल जीन डिसऑर्डर है, याद रखना इट इज़ नॉट अ मल्टी जीन डिसऑर्डर, एक सिंगल जीन डिसऑर्डर है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसके ऊपर म्यूटेशन देखने को मिलता है ना। जो सेल है RBC जो है वो इस तरह से सी शेप्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं सिकल शेप्ड RBCs। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं एनीमिया देखने को मिलेगा, लाइक प्रीमैच्योर सेल डेथ हमको यहाँ पे देखने को मिलता है।
एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल वैक्सीन कैरी नहीं कर पाते, इससे जल्दी मर जाते हैं। ये सिकल सेल शेप्ड है, सिकल शेप आरबीसी है, इसीलिए वहाँ पे वो इंसान बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिलते हैं, जिसमें एक वॉसो एक्लूसिव क्राइसिस है। वॉसो मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वेसल्स या ब्लड वेसल्स में यहाँ पे ये क्लॉट बन जाता है, इस प्रकार से आपस में सिकल सेल जम जाते हैं, तो ब्लड फ्लो क्या हो सकता है, ब्लॉक हो जाता है, पेन क्राइसिस देखने को मिल सकता है। ऑर्गन किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन लाइक लीवर में चला गया तो लीवर फेल हो सकता है, किडनी में चला गया तो किडनी फेल हो सकता है। तो ये सब क्राइसिस जो कि हमको देखने को मिलते हैं सिकल सेल एनीमिया के अंदर। बाकी जो ट्रांसमिशन कैटेगरीज है सिकल सेल एनीमिया का, उसमें एक सिकल सेल ट्रेट होता है, एक सिकल सेल डिसीज होता है। जो ट्रेट होता है उसके अंदर बीमारी के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, बट हाँ वो अगर एक और बीमारी इस ट्रेट के साथ शादी करता है या फिर डिसीज वाले के साथ शादी करता है, तो बच्चे को चांसेस हैं कि यहाँ पे ये डिसीज हो सके। तो ट्रेट जो है वो कैरियर स्टेट में रहता है, खुद बीमार नहीं होता बट बीमारी पैदा कर सकता है। जो सिकल सेल डिसीज है ये एक्टिव स्टेट होता है, इसके अंदर सिकल शेप्ड आरबीसी हमको देखने को मिल सकते हैं। इसको फीचर्स जो है सिकल सेल एनीमिया के वो देखने को मिलेंगे। बाकी जो इंडिया के अंदर जो है सिकल सेल एनीमिया का जो एलिमिनेशन मिशन है यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये टारगेट ये 2047 है, मतलब 2047 तक हम पूरा एलिमिनेट कर देंगे सिकल सेल एनीमिया को। यहाँ पे मास स्क्रीनिंग ड्राइव सेलेक्ट किया गया, लाइक 7 करोड़ मास स्क्रीनिंग ड्राइव्स यहाँ पे किए गए। बाकी जो जेनेटिक स्टेटस कार्ड बनाया जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑन सिकल सेल डिसीज बनाया जाएगा, एंड जो सिकल सेल डिसीज सपोर्ट कॉर्नर्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे देश भर में। बाकी जो ग्लोबल एक्शन है दुनिया भर में सिकल सेल डिसीज को यहाँ पे ट्रीट करने के लिए क्या लिया गया, वर्ल्ड सिकल सेल डिसीज जो डे होता है 19 जून को बनाया जाता है। इसे देखो भाई ये जून 20 का यहाँ पे न्यूज़पेपर का करंट अफेयर है, तो एक दिन बाद हमने देखने को मिला यहाँ पे जो चीज़ें हुई थी सिकल सेल डिसीज डे में, उसके बारे में हमने बात की। बाकी जो WHO का जो पैन प्लस मॉडल है वो किसी सिकल सेल को यहाँ पे हटाने के लिए कंपेट करने के लिए लाया गया। वर्ल्ड कोalition ऑन सिकल सेल डिसीज हमको देखने को मिला यार। हाइड्रोक्सी यूरिया के ट्रीटमेंट की हाइड्रोक्सी यूरिया का यूज़ करते हैं सर ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल डिसीज। ओके, तो एडवांस जीन थेरेपीज कर सकते हैं सिकल सेल डिसीज को ट्रीट करने के। देखो जो हाइड्रोक्सी यूरिया जस्ट अब हम क्या कर रहे हैं, जो सिम्टम्स हैं उसको आने से रोक रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट या इट जस्ट अ प्रिवेंशन ऑफ अ क्राइसिस सिचुएशन। तो यहाँ पे जो एडवांस जीन थेरेपीज हैं जो कि क्या कर सकते हैं, हर हमेशा के लिए सिकल सेल डिसीज को सिकलिन को खत्म कर सकते हैं, जिसमें हम क्रिस्पर कैस9 की बात करें, विच इज़ अ जेनेटिक सीजर यार, जो कि DNA को टारगेट करता है RNA गाइड से। कैस9 न्यूक्लियस इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, है ना। कैसगेवी जो है एक BCL11A जीन मॉडिफिकेशन है। एंड लेफ्जीनिया की बात करें तो ये क्या करता है, लेंटीवायरस डिलीवरी करके यहाँ पे सिकल सेल जीन को टारगेट करता है। ये एडवांस जीन थेरेपीज के अंदर आते हैं यार। बाकी कारण क्या है, सिकल सेल क्यों होता है, तो देखो भाई ये ट्राइबल एंड इवोल्यूशनरी लिंक्स ये हैं कि देखो सिकल सेल जो है वो ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा प्रिवेलेंस देखने को मिलता है, बिकॉज आपस में ये इनब्रीडिंग बहुत करते हैं यार, है ना। मैरिजेस जो होते हैं वो विद इन द ट्राइब देखने को मिलता है। तो सर्वाइवल एक एडेप्टेशन के तौर पे यहाँ पे मलेरिया के सर्वाइवल एडेप्टेशन के तौर पे सिकल सेल डिसीज़ जो है वो आया था। नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम डार्विन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि नेचर सेलेक्ट कर लेता है। लाइक सपोज को जो सिकल सेल जो RBCs है ना, इनमें जो मलेरिया है वो नहीं होता, तो सिकल सेल डिसीज जो है इसी तरह से एडेप्टेशन के तौर पे यहाँ पे हमको ट्राइबल एरियाज में देखने को मिला, बिकॉज ट्राइबल एरियाज में मलेरिया बहुत कॉमन है। तो अगर यहाँ पे जो लोग सिकल सेल डिसीज होता है तो मलेरिया से वो कम मरते हैं, इसलिए एक नेचुरल ने इसको सेलेक्ट किया। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में थी दैट इज़ अबाउट द ग्लेशियर फ्लड्स, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज जो की स्टडी यहाँ पे हमको देखने को मिला है ना, जो मागोचौ बेसिन है, तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे तो जो 5 हाई रिस्क लेक है उसमें से जो 4 हैं, है ना, जो वो एक्सपांड हो रहे हैं धीरे धीरे भाई। तो एक्सपांड हो रहे हैं तो फटेंगे एक ना एक दिन यार। सो जो सैनपो लेक है वो फास्टेस्ट ग्रोथ उसका देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इसी के अंदर ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड हो। सैनपो लेक की बात करो तो इसको याद रखना, ये लेक कहाँ पे है, आपसे मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। तो सैनपो लेक इज नॉट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉट लोकेटेड इन लद्दाख, इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, एंड इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हाई रिस्क लेक इन अरुणाचल प्रदेश। ये देखो भाई 78 हेक्टेयर का पहले था, अभी 88 हेक्टेयर का हो गया, 10 हेक्टेयर बढ़ चुका है ये। तो हम कैसे मॉनिटर करते हैं ग्लेशियल फ्लड्स को, है ना, ICEY से, है ना, ICI से, एंड जो प्लैनेट स्कोप है उससे, जो लिस्ट 4 सैटेलाइट्स हो गए, ये सब सैटेलाइट्स हैं जो कि ग्लेशियल लेक्स जो हैं उनको यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। बाकी जो साइंस जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करें तो जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, ये सडन फ्लड है यार फ्रॉम दी नेचुरल डैम ब्रिज। मतलब जो मोरेन्स होते हैं जो कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं ग्लेशियर्स के, वो जाके एक तरह से बैरियर फॉर्म करते हैं। अब ये जो वॉल्स हैं जब अनस्टेबल होते हैं ना तो टूट जाते हैं।
तो उसी को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं। जो ट्रिगर फैक्टर्स है लाइक लैंडस्लाइड हो गया, अवलांचेस हो गया, क्लाउड बस्ट हो गया, ये जो हल्के फुल्के जो अनस्टेबल वॉल्स हैं उसको तोड़ देते हैं। डिजास्टर की बात करें तो जो साउथ लोहांग लेक ब्रिज था सिक्किम के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिजास्टर जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिला था। बाकी जो मिटिगेशन एंड पॉलिसी इस्तेमाल की जा सकती है उसके बारे में बात करें तो नेशनल जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम है जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने चलाया, ये एक इंपॉर्टेंट मिटिगेशन प्रोग्राम है। जो की स्ट्रेटेजीज हम अपना सकते हैं इसमें हम बात करते हैं अबाउट अर्ली वार्निंग नेटवर्क की, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन बनाना होगा यार, लेक लोअरिंग वाटर पंपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी जो सैटेलाइट ट्रैकिंग है लाइक CWC मॉनिटरिंग की बात करें वो 900+ लेक्स में हमको देखने को मिलता है। जो मेन चैलेंजेस यहाँ पे इन्वॉल्व है वो है इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की, हमारे पास रिमोट एरियाज में जो ग्लेशियर लेक्स लोकेटेड है उनमें कैसे हम चीज़ों को पहुँचाएं। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में थी यार, जो न्यू एज प्रोफेशनल्स एंड एथिकल चैलेंजेस हैं उसकी बात करें, बिकॉज आर्टिकल आया था कि देखो धीरे धीरे जो है नौकरी का तरीका बदल रहा है, टेक ड्रिवन करियर्स यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं। सो अबाउट द न्यू एज प्रोफेशंस की बात करें तो दिस आर दी एमर्जिंग न्यू टेक कैरियर्स लाइक यहाँ पे हम कंटेंट क्रिएटर की बात कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, AI स्पेशलिस्ट हो गए, डाटा साइंटिस्ट, तो ये सब नए कैरियर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जिसमें हम बात करें डाटा मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हो गए, ऐप डेवलपर्स ना, UX डिज़ाइनर्स, गेमिंग प्रोफेशनल्स, स्ट्रीमर्स, इस तरह से फ्रीलांसर्स, रिमोट प्रोफेशनल्स, तो इस तरह की जो नए नए एजेस न्यू एज प्रोफेशंस हमको देखने को मिल रहे हैं। ये न्यूज़ में रहता है बिकॉज अब लोग जो है वो डेस्क वाला जो नौकरी है वो अब थोड़ा सा कम हो रहे हैं यार, नए तरीके से नए ज़माने में नए नौकरियाँ यहाँ पे आ रही हैं। तो ये इसके बारे में बात करें तो इसके एथिकल कंसर्न्स के बारे में बात करेंगे, ये क्यों आ रहे हैं, ये जो न्यू एज प्रोफेशंस हैं वो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है यार, AI ब्लॉकचेन ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसकी वजह से नए तरीके से आप नौकरियां देख पा रहे हो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज जब लोग बैठे बैठे अब ऑर्डर करने लग गए हैं तो E-कॉमर्स की वजह से ग्लोबल जो कनेक्टिविटी है, दुनिया दुनिया में कोने कोने तक चीज़ें पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंच रहा है, तो रिमोट वर्क कर सकता है इंसान यार। जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ज़रूरत जो है कि कैरियर ग्रीन जॉब्स की ज़रूरत जो है उसकी वजह से भी लोग जो है ग्रीन जो न्यू एज प्रोफेशन है उसको अपना रहे हैं। दिस आर द रीजंस फॉर द इमरजेंस ऑफ दिस न्यू एज प्रोफेशंस। बाकी जो पॉजिटिव डायमेंशंस है, हर चीज़ के फायदे होते हैं नुकसान होते हैं, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव डायमेंशंस इन्वॉल्व है न्यू एज प्रोफेशंस के अंदर, तो यहाँ पे ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपांड करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को स्ट्रेंथन करेगा, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी लाएगा, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन में हेल्प करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा। बाकी जो एथिकल चैलेंजेस हैं वो क्या है यार, फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिसिट, ठीक है। आपके पास आज़ादी रहेगी, आप कुछ भी कर सकते हो न्यूज प्रोफेशन, बट एक आपके पास जिम्मेदारी भी तो रहती है। बाकी अटेंशन इकोनॉमी वर्सेस वायरलिटी कल्चर यार, प्राइवेसी एंड डाटा कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इशू भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ एंड सोशल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। कुछ जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है उसके पास अच्छा जॉब जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं जाएगा, तो डिजिटल डिवाइड एंड एक्सक्लूजन भी हो सकता है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज है अगर हम बात करें न्यू एज प्रोफेशन का, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करता है, आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है ना, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है, आर्टिकल 51 ए जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो, इसका अधिकार आपको देता है, अधिकार की बात नहीं करती, आपकी दिक्कत मतलब आपको बोलता है कि आप कर सकते हो, ठीक है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना लेकिन तब तक। तो जैसे एथिकल प्रिंसिपल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इस न्यू एज प्रोफेशंस के अंदर हम बात करें तो देखो अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी का इशू रहता है, ट्रांसपेरेंसी एंड एम्पैथी का सोशल एथिकल प्रिंसिपल है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, प्राइवेसी प्रोटेक्शन का, फेयरनेस एंड इंक्लूसिविटी का, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का। सो दिस आर द एथिकल प्रिंसिपल। एथिक्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज एथिकल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरह से लिंकेज के ऊपर आप क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न जो क्वेश्चन हैं एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो जो स्टेक होल्डर यहाँ पे इन्वॉल्व है, पहले तो गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलेशन लाना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को मॉडरेशन करना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लिटरेसी प्रोवाइड करना चाहिए कि क्या क्या प्रोफेशन आपके पास अवेलेबल हैं, प्रोफेशनल एंड क्रिएटर्स के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप चीज़ों को यूजली है ना अच्छे से इस्तेमाल करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करो। बाकी व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड मीन्स आपको करना क्या है, तो एथिकल डिजिटल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, सेल्फ रेगुलेशन पे ध्यान देना होगा, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पड़ेंगे, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे यार, इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करना, सबको इक्वल एक्सेस मिले, सबके पास अच्छा फायदा, सबके पास डिवाइड हो, ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है यार, अकाउंटेबिलिटी प्लेटफॉर्म, हम प्लेटफॉर्म को भी अकाउंटेबिलिटी की यार चीज़ों को आपको मिसयूज़ नहीं होने देना है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा, अडेप्टेबिलिटी पे फोकस करना होगा, डाटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस को ज़्यादा ध्यान देना होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल जो प्रोक्यूरमेंट हमको देखने को मिला कि जो प्रायोरिटी है मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर यहाँ पे दिया गया कि राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जो मोटर व्हीकल है कि रास्ते में यहाँ पे हम इंसिडेंट करते हैं तो नहीं ये माना जाएगा। तो ये जो है कंपलसरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट की यार जो फुटपाथ पे चले वो उसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, उसको फंडामेंटल राइट दे उसको बचाए। जो ड्यूटी बियरर्स हैं यहाँ पे जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो हैं, ग्राम पंचायत जो है वो यहाँ पे ड्यूटी बियर है, यहाँ पे फुटपाथ साइड में होना चाहिए चलने के लिए। अब गाड़ी में रोड चल रहे हैं एक्सीडेंट करते हैं तो ये इसकी गाड़ी मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं आएगा, ये जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो राइट टू कंपनसेशन अगर हार्म होता है तो कंपनसेशन देना किसकी जिम्मेदारी है यार, गवर्नमेंट की, और यहाँ पे जो मोटर व्हीकल एक्ट है उनकी। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पर्सपेक्टिव की बात करें तो आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट बताया गया कि इसको राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ को, राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ ये इंपॉर्टेंट है यार, नहीं कहीं भी वॉक करना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ, ठीक है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको मिलता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी जो है आपको एक्सप्रेसिव एंड एसोसिएटेड फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है यार। बाकी जो आर्टिकल 51 ए है कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप जो है एलिटिज्म ऑफ व्हील्स जो हैं जो 4 चक्के वाले उनकी जो एलिटिस चीज़ें हैं उसको आप यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हो। बाकी जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 में जहाँ व्हीकल सेंट्रिक इम्पीडमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं वो फ्लॉज हैं उसको भी ठीक करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है वो बोला कि देखो भाई एक्शन जो है बाई मिनिस्ट्रीज़ को लेना पड़ेगा, एक न्यू स्टेटरी फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, लॉ कमीशन की हेल्प लो यार यहाँ पे आप ड्राफ्ट करने में, एक क्लियर लॉ, न्यू इंडिपेंडेंट वॉच डॉग बॉडी बनाना चाहिए इस चीज़ को देखते हुए। तो जजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है उसको एक्सपांड किया, जो पेडेस्ट्रियन मूवमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया, पैर में चलने वाले जो मूवमेंट है उसको ना अर्बन सेंट्रिक प्लानिंग करने की बात की गई यार, पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहे हैं लोग हैं उनके लिए भी अर्बन सेंट्रिक प्लानिंग करना होगा, रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस करना है फैटलिटीज़ को अपने को, सपोर्ट सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी यार। तो ये सिग्निफिकेंस है इस जजमेंट का। बाकी चैलेंजेस जो कि हमको टैकल करने होंगे, जो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क की कमी है, पुअर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी ठीक करना पड़ेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है विद स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट यार, ऐसा देखो फुटपाथ बनाने के लिए बहुत सी नौकरियाँ चले जाएंगे, जो ठेले लगाते हैं उनकी नौकरी चली जाएगी क्योंकि फुटपाथ के अंदर वो लगाते हैं ज़्यादातर, तो अगर उनके लिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो इसको भी चैलेंज को टैकल करना पड़ेगा। वीक कैपेसिटी एंड जो फंडिंग लोकल बॉडीज़ को फंडिंग नहीं मिलता वो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज रहेगा। एनफोर्समेंट डेफिसिट एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हमको देखने को मिले, इसको हमको ठीक करना होगा। बाकी जो छोटे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स रिलेटेड यहाँ पे 20 जून को न्यूज़ में थे उसकी बात करें तो जो फास्ट एक्सरे ट्रांजिएंट है, फास्ट एक्सरे ट्रांजिएंट यहाँ पे न्यूज़ में था जो कि एप्स्टीन प्रोब सैटेलाइट से यहाँ पे डिटेक्ट किया गया, एप्स्टीन बोलता हूँ आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट से डिटेक्ट किया गया एक रेयर पावरफुल एक्सरे बर्स्ट है जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जब ये जो है ना स्टार कोलैप्स करता है या फिर जो न्यूट्रॉन स्टार हैं जब आपस में मर्ज करते हैं तो ये पावरफुल एक्सरे बर्स्ट है। उसी प्रकार जिस तरह से गामा रे बर्स्ट होता है उसी प्रकार का पावरफुल एक्सरे बर्स्ट भी होता है। तो इंडियन फैसिलिटीज़ जहाँ जिन्होंने इसको देखा वो है IOA, चंद्रा, ग्रोथ एंड उगमात ने। बाकी जो साइंटिफिक व्हीकल वैल्यू है इसकी जो एक्सरे यहाँ पे पावरफुल एक्सरे बर्स्ट डिस्कवर किया गया उसके बारे में, तो ये जो है एविडेंस हमको प्रोवाइड करता है फॉर द गामा रे बर्स्ट। नेक्स्ट जो न्यू इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आई यार, INS दूनागिरी की बात करें तो INS दूनागिरी जो है प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्राइगेट है जिसके अंदर मल्टी रोल कॉम्बैट जो है वो देखने को मिलता है ना, बहुत सारे फाइटर जेट्स होते हैं इसके अंदर, ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे लोडेड यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है, ये INS दूनागिरी। तो इट इज़ अ स्टील्थ फ्राइट, ये मेन चीज़ क्या रखा है मेरे तो कॉलम ये आएगा, इट इज़ अ स्टील्थ फ्राइट मतलब यहाँ पे आप जो फाइटर जेट्स हैं ब्रह्मोस मिसाइल सब रख सकते हो। बाकी जो INS संशोधक है ये क्या है, एक सर्वे वेसल है यार, लार्ज सर्वे वेसल है, यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है, AURNROVs करता है, सर्वे करता है, ये लड़ाई झगड़ा में काम नहीं करता। बट जो INS एग्रे है वो क्या है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है यार। तो ये भी एंटी सबमरीन बात की जाए तो आपको ना ए से एंटी सबमरीन, ए से एग्रे, ठीक है, ए से एंटी सबमरीन, ए से एग्रे, एंटी सबमरीन है ना। तो इसके अंदर सोनार्स होते हैं, टॉर्पीडोज होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं जो कि नीचे जो सबमरीन हमको दस्त कर दें।
नेक्स्ट जो है कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे फर्स्ट कमर्शियल कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे इंडिया के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया गया। लखनपुर जो झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा है वहाँ पे, है ना। एंड यहाँ पे जो भेल एंड इंडिया कोल इंडिया का जॉइंट वेंचर है ये। अमोनिया कहाँ से बनाएंगे, अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से बनाएंगे, कोल से बनाएंगे। तो पहले कोल से सीन गैस बनाएंगे। सीन गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर यहाँ से हम क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। फिर अमोनियम से नाइट्रिक एसिड और फिर अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। सो इंडिया का स्टेटस क्या, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट यहाँ पे ये लॉन्च किया गया, कोल गैसिफिकेशन कमर्शियली लॉन्च किया गया। वर्ल्ड बैंक का जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है इसके बारे में बात करें तो ये फाइनेंशियल 2025 टू 31 5 साल के लिए वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क देखने को मिला। ये सपोर्ट करता है विकसित भारत 2047 के विजन को। यहाँ पे फंडिंग देने की बात की गई, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करेगा यार, है ना। जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क उसके अंदर डीपीएफ को इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में फंड करेगा, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग में हेल्प करेगा, रूरल प्रॉस्पेरिटी लाएगा यार जी जो वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप है ना। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए दिया गया ये। एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क लाया गया 5 साल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है, ये न्यूज़ में था। ये जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है इसके बारे में बात करें, जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है इसके बारे में बात करें, जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट करते हुए आपको फ़ायदा मिलता है। मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉई है जो रोजगार पा रहा है उसको, जो रोजगार दे रहा है एम्प्लॉयर, दोनों को यहाँ पे फ़ायदा मिलता है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से। सो इट इज़ अ फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो कि 2025 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। तो ये जो रोजगार प्रोवाइड करने का काम किसका है, लेबर मिनिस्ट्री का। तो इसमें जो एम्प्लॉई है उसको भी फ़ायदा होगा, जो एम्प्लॉयर है उसको भी फ़ायदा होगा। तो एम्प्लॉई को क्या फ़ायदा होगा यार, एम्प्लॉई इंसेंटिव की बात करें तो जो पहली बार यहाँ पे जिसको नौकरी मिल रहा है उसको अप टू 15,000 का फ़ायदा मिलेगा। और जो एम्प्लॉयर है जो नौकरी दे रहा है उसको यहाँ पे जो न्यू एम्प्लॉई अगर लेता है हर साल तो उसको 3,000 मंथली यहाँ पे इंसेंटिव देखने को मिलेंगे। और ये जो भारत विकसित भारत रोजगार योजना है इससे यहाँ पे हर साल हमको, मतलब इसने जो लॉन्च किया 2025 के अंदर लॉन्च किया गया था, तो 2 साल के अंदर इसने 3.5 करोड़ जॉब्स बनाने के लिए गोल रखा है। तो ये हमने बात की जो 3rd वीक ऑफ जून है उसके करंट अफेयर्स की, उसके माइंड मैप्स को रैपिडली रिवाइज किया जाए।